Thank you, Mohit. Very good evening to all my viewers and listeners. I thank you, North Campus Study Circle, for giving me this opportunity to present my presentation in this webinar on changes in TDS and TCS provisions, and also with specific reference to COVID-19 recent changes. I would like to acknowledge my co-speaker for the day, Mr. Gaurav Garg, who is also a member of NIRC, and other office bearers of North Campus Study Circle apart from Mohit ji. Ajay ji, I can't see. Ajay ji is there, Mohit ji? अजय मोहित जी जी मेरी आवाज आ रही हाँ है हाँ क्या? आपकी आवाज आ रही है सर। अजय जी ने ज्वाइन तो किया था बट अभी दिख नहीं रहे हैं सर। अच्छा ठीक है। मैं कंफर्म करना चाह रहा था ना, मैं सही स्टडी सर्कल के अंदर ही तो आया हूँ ना, नहीं गलत सर। स्टडी सर्कल में तो नहीं है ना। राइट राइट राइट। सो आई थिंक, एक सेकंड सर। काफी सारे पार्टिसिपेंट्स ने ज्वाइन किया हुआ है और आई कैन सी दैट लॉट ऑफ पार्टिसिपेंट्स हैव एक्चुअली ज्वाइन थ्रू मोबाइल rather than computers, because the mobile icon I can see right here. Anyway, तो मोहित जी हमारे पास टाइम कितना है? 1 घंटा सर ऑफिशियली इट इज टिल 7 PM, तो 1.5 घंटा है हमारे पास। मतलब क्वेरीज के ऊपर डिपेंड करेगा कितना चलना है बस। ठीक है, तो मैं मोटा मोटा 1 सवा 1 घंटा जो है अपना हाँ प्रेजेंटेशन में ले लेता हूँ बिल्कुल सर। और उसके बाद जो है हम क्यूरीज ले लेंगे। क्वेरीज का ठीक है सर जी। हम लोग जनरली ऐसे करते हैं सर कि आप आधे घंटे बाद या एज एंड व्हेन यू रिक्वायर मेरे पास जो भी क्वेरीज आएंगे ना सर, मैं वो नोट करता रहता हूँ चैट बॉक्स के थ्रू, एंड देन आई विल ठीक टेल यू। ठीक है ठीक है ठीक राइट। है। ओके ओके। सो after my little introduction, so first of all I would like to take up the recent COVID-19 changes, right? तो इन चेंजेस को मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है माय फ्रेंड्स। एक वो चेंजेस जो मार्च में आई थी बिकॉज ऑफ ऑर्डिनेंस, और एक रिसेंटली मई के अंदर एक प्रेस नोटिफिकेशन आई है, उसमें क्या चेंजेस आई हैं, देन वी विल डिस्कस दोस। फर्स्ट ऑफ ऑल, जो चेंजेस जो ऑर्डिनेंस लेकर आया, मैं पहले वो डिस्कस करता हूं आप सबके साथ। जो सबसे मेजर चेंज था वो था ड्यू डेट ऑफ टीडीएस रिटर्न्स, राइट? तो हम सबको मालूम है कि जो Q4 की टीडीएस रिटर्न्स हैं, उसकी जो ड्यू डेट है वो मई में फॉल करती है। जो आपके 24 क्यू है, 26 क्यू है, 27 क्यू है, इन सब की जो ड्यू डेट है वो 31 मई 2020 होती है, जो कि एक्सटेंड होकर 30 जून 2020 हो गई है। और जो 27 ईक्यू की जो ड्यू डेट है वो 15 मई 2020 होती है, वो भी 30 जून 2020 हो गई है। बेसिकली 29 जून तक जितनी भी ड्यू डेट्स हैं, जिन जिन कंप्लायंसेस की, जहां इनकम टैक्स की बात करें, वो सेक्शन 31B ऑफ जो इस ऑर्डिनेंस का जो सेक्शन 31B है, उसने ये कहा है कि जितनी भी ऐसी कंप्लायंसेस जो 29 जून 2020 तक ड्यू हैं या फॉल कर रही हैं, उन सब के केस में जो ड्यू डेट है वो 30 जून हो जाएगी। और इनफैक्ट इस प्रोविजन में एक एक्स्ट्रा प्रोविजन भी उन्होंने ये रखा है कि अगर गवर्नमेंट चाहे तो बाय नोटिफिकेशन इस 30 जून को भी एक्सटेंड कर सकती है। तो ऐसा नहीं है कि ये लास्ट है, या अगर इस ड्यू डेट को बढ़ाना है तो उस ड्यू डेट को बढ़ाने के लिए फिर से नया ऑर्डिनेंस लेके आना पड़ेगा। तो गवर्नमेंट ने ऑलरेडी उसका प्रोविजन जो है पिछले ऑर्डिनेंस में ही कर लिया। बट माय डियर फ्रेंड्स, एक बात का ध्यान रखिएगा कि ये जो ड्यू डेट्स हैं ये सिर्फ और सिर्फ Q4 टीडीएस रिटर्न्स के लिए है। अब एक सवाल ये भी आया कि क्या मुझे टीडीएस रिटर्न की ड्यू डेट्स बढ़ाने के लिए ऑर्डिनेंस लाने की जरूरत थी? नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। आप सेक्शन 119 के अंदर भी नोटिफिकेशन जारी करके ये ड्यू डेट बढ़ा सकते हैं। बट जैसे मैंने आपको बताया माय फ्रेंड्स कि सेक्शन 31B जो है वो जेनरिक नेचर का है, ऐसा नहीं कि वो स्पेसिफिकली टीडीएस के लिए आया है। वो बाकी भी अगर आपकी कोई कंप्लायंसेस हैं, कोई नोटिस की ड्यू डेट है, तो वो उन सब के लिए भी जो डेट है वो 30 जून हो गई। और क्योंकि ये हमारी जो Q1 की जो टीडीएस रिटर्न्स हैं वो 29 जून के बाद ही जाके ड्यू होती हैं, तो इसलिए ये जो डेट है उसका कोई उसका इम्पैक्ट Q1 पे नहीं है। तो Q1 के लिए अगर कोई डेट एक्सटेंड करनी हुई, या तो वो फ्रेश ऑर्डिनेंस आएगा,
या अगर मैं सिर्फ टीडीएस की बात करूं तो वो बाय नोटिफिकेशन भी एक्सटेंड की जा सकती है। मेरी आवाज आ रही है मोहित जी, क्लियर एंड साउंड एंड क्लियर? साउंड बिल्कुल क्लियर है सर। ओके, तो कंफर्म करते रहिएगा बीच बीच हाँ में। जी, हाँ जी। अच्छा, अब देखिए दोस्तों की टीडीएस के दो एस्पेक्ट है। एक, मुझे अपनी जो टीडीएस स्टेटमेंट है वो जमा करानी है 30 जून तक, बट एट द सेम टाइम मुझे जो टीडीएस है वो भी तो जमा कराना है। तो सरकार ने, गवर्नमेंट ने टीडीएस की रिटर्न जमा कराने की ड्यू डेट तो बढ़ा दी है, पर टीडीएस जमा कराने की कोई ड्यू डेट बढ़ा ही नहीं है। तो अब अगर मैं सेक्शन 192 की बात करूं, तो अगर आपने सैलरी मार्च में पे करी है तो उसकी ड्यू डेट 30 अप्रैल होती है। अगर मार्च की अब सैलरी आप अप्रैल में पे करते हो, जो कि जनरली अप्रैल में पे होती है, तो उस केस में आपकी जो ड्यू डेट है वो 7 मई 2020 होगी रादर देन 30 अप्रैल 2020। उसका रीजन ये है कि जो सेक्शन 192 है वो ये कहता है कि आपकी जो टीडीएस काटने की लायबिलिटी है वो पेमेंट से डराइव होती है, जबकि बाकी सेक्शंस अगर हम पढ़ें तो उसमें पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर का कंसेप्ट रहता है। तो इसलिए मैंने यहाँ दो डेट्स डाली हैं, तो इसमें भी कोई चेंज नहीं है। और बाकी सभी केसेस में तो 30 अप्रैल है ही दोस्तों, तो उस केस में भी कोई चेंज नहीं है। तो फिर कोविड-19 का बेनिफिट क्या दिया? बेनिफिट कुछ नहीं दिया सरकार ने, सिर्फ एक बेनिफिट दिया, वो ये, लेकिन उसमें भी बहुत सारे राइडर्स हैं। पहला, तो उन्होंने कहा कि हमें इंटरेस्ट कम कर देंगे। देखिए, अगर ड्यू डेट टैक्स बढ़ाने की बढ़ा दी जाती तो इंटरेस्ट का तो सवाल ही नहीं उठता। तो उन्होंने कहा कि नहीं भाई, हम डेट टैक्स बढ़ाने की बढ़ाएंगे, जमा कराने की नहीं बढ़ाएंगे, हम आपको इंटरेस्ट में वेवर दे देंगे। लेकिन ये जो वेवर है माय फ्रेंड्स, ये भी राइडर्स के साथ है। अब वो क्या राइडर्स है वो समझिए। सबसे पहला, तो ध्यान से सुनिएगा, वर्ड है ड्यू डेट टू डिपॉजिट। तो अगर आपने कोई टैक्स डिपॉजिट कराना है, उसकी ड्यू डेट अगर 20 मार्च से 29 मार्च के बीच बीच में है और आपने ये टैक्स 29 जून है, 20 मार्च से 29 जून, और आपने ये टैक्स 30 जून से पहले पहले जमा करा दिया, तो नॉर्मल सर्कमस्टांसिस में हम आपसे 1.5% पर मंथ या पार्ट ऑफ द मंथ इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। बट हम उस केस में अगर आप ये 30 जून से पहले पहले जमा करा देंगे तो हम केवल आधा ही इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, यानी कि 0.75% पर मंथ। अब अगर आपने इसमें एक दिन की भी देरी कर दी, यानी कि 1 जुलाई 2020 या उसके बाद आपने ये टैक्स जमा कराया, तो इंटरेस्ट का जो वेवर है वो जला जाएगा, वो आपको नहीं मिलेगा, तो आपको वो पूरा का पूरा इंटरेस्ट देना पड़ेगा। एक और बेनिफिट भी है, वो ये कि अगर आप 30 जून तक ये टैक्स जमा करा देते हैं ऑब्वियसली विद इंटरेस्ट, तो आपको एक एडिशनल बेनिफिट भी हम दे देंगे, वो ये कि ना तो हम आप पे पेनल्टी लगाएंगे, ना ही हम आप पर प्रोसिक्यूशन फाइल करेंगे। हम सबको मालूम है दोस्तों कि आज की डेट में जो है, अगर आपका एक दिन का भी डिले है टैक्स जमा कराने का, टीडीएस जमा कराने का, आपको प्रोसिक्यूशन के नोटिस आ जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि हम प्रोसिक्यूशन से भी आपको छुटकारा दे देंगे, पेनल्टी से भी छुटकारा दे देंगे, प्रोवाइडेड कि आप ये जो टैक्स है ये 30 जून तक जमा करा दें। हाँ, गवर्नमेंट चाहे तो ये ड्यू डेट भी एक्सटेंड कर सकती है, उसका भी प्रोविजन है। तो अगर ये जो 29/6/2020 की डेट है, अगर ये एक्सटेंड हो जाती है, तो फिर वो जो नई एक्सटेंडेड डेट है उसके हिसाब से आपको देखना होगा। अभी तक मेरी जानकारी के हिसाब से कोई नोटिफिकेशन आया नहीं है। अगर आएगा भी तो 29 जून के आसपास ही आना चाहिए, उससे पहले आने की मेरे हिसाब से कोई उम्मीद नहीं है। तो चलिए दोस्तों, इस प्रोविजन को एक केस स्टडी के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। मैंने एक छोटी सी केस स्टडी ली है सेक्शन 194 जे की। अब इसमें दो इवेंट्स हैं। पहला, जो मेरा डेट ऑफ पेमेंट और क्रेडिट है वो 28/2/2020 को है। अब सेक्शन 194 जे ये कहता है एट द टाइम ऑफ पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर। तो सर, मेरे इस एग्जाम्पल में
जो डेट ऑफ क्रेडिट है वो 28 फरवरी 2020 है। अब कानूनन तो मुझे ये टैक्स 28 फरवरी 2020 को ही काट लेना चाहिए था एट द रेट ऑफ 10%, लेकिन मैंने वो 28/2 को ना काटकर 31 मार्च 2020 को काट लिया। अब जब 31 मार्च 2020 को काटूंगा तो एक सेक्शन है, सेक्शन 200 सब सेक्शन 1A कैपिटल ए। एक सेकेंड, शायद मैंने गलत सेक्शन बता दिया, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स 201 सब सेक्शन 1A, जो ये कहता है कि अगर आपने ड्यू डेट पे जहां टैक्स काटना था आपने टैक्स नहीं काटा और आपने टैक्स बाद में काटा, तो जो डेट पे काटना चाहिए था और जो डेट पे आपने काटा उस वक्फे का यानी उस जो पीरियड का है आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा 1% के हिसाब से। और जब आपने काटा और जब आपने एक्चुअल जमा कराया उसका जो गैप है उस पर आपको 1.5% के हिसाब से जमा कराना। हम सबको मालूम है ये बात। तो इस केस में क्योंकि मेरी लेट डिडक्शन है तो 28/2/2020 से 31/3/2020 तक का इंटरेस्ट अलग कंप्यूट होगा और 31/3 से 15/6 का इंटरेस्ट अलग से कंप्यूट होगा। अब फ्रेंड्स, रूटीन में जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो लेट डिडक्शन का तो 1% है और लेट पेमेंट का 1.5% है। तो अभी मैंने आपको एक पीछे बताया कि ये चेंज आया कि हम आधा कर देंगे आपका जो इंटरेस्ट है, लेकिन मैंने अपने इस एग्जांपल में 1% को तो आधा नहीं करा, 1.5% को तो डेफिनेटली आधा कर दिया। ऐसा क्यों? क्योंकि दोस्तों मैंने आपको बताया था जो वर्ड है वो है ड्यू डेट टू डिपॉजिट। यहां पे लेट डिडक्शन की कहीं बात नहीं हुई है, यहां पे केवल लेट पेमेंट की बात हुई है। तो आपका जो लेट डिडक्शन का इंटरेस्ट है वो 50% वेव नहीं होगा, केवल और केवल आपका लेट पेमेंट का इंटरेस्ट ही वेव होगा, वो भी प्रोवाइडेड कि आप ये जो टैक्स है ये 30 जून 2020 तक जमा करा दें। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब इस केस स्टडी में भी एक ट्विस्ट है। पहला जो मैंने एग्जांपल लिया था वो मैंने लिया सेक्शन 194J का। अब जो मैं एग्जांपल ले रहा हूं वो सेक्शन 192 का ले रहा हूं। सबसे पहले अब इसमें मैंने सैलरी पे करी, आई थिंक मेरे पास एक कोई मैसेज आया है, मोहित जी आप देख रहे हैं ना? सर आप चैट मैसेजेस को इग्नोर कर दीजिएगा, मैं देख लूंगा सर सारे और आपसे बाद में एक साथ ठीक पूछूंगा। ठीक है जी, ठीक है जी। नहीं, कई बार क्या होता है कि कोई प्रेजेंटेशन चल रही है, अगर उस वक्त कोई प्रेसिंग क्यूरी है तो आप पूछ लीजिएगा, रोकिएगा मत। हाँ मैं आपको उससे क्या होता है कि फिर मेरा मेरा फ्लो होता है तो उसमें मेरे को आंसर करना इजी रहता है। कोई इशू नहीं है सर, मैं पूछ लूंगा सर। ठीक है ठीक है, अब आइए सर नेक्स्ट पॉइंट पर। अब इसमें सैलरी में मैंने फरवरी की पे करी 7 मार्च को। यूजुअल है, हम सब जो है जो फरवरी की सैलरी है 7 या 10 तारीख तक देते हैं, ऐसे मार्च की सैलरी हम 10 अप्रैल तक देते हैं। तो फरवरी की जो सैलरी है वो मैंने 7 मार्च को दी। अब सेक्शन 192 ये कहता है कि जब आप सैलरी पे करोगे आपका टीडीएस का जो डिडक्शन है, जो कॉज ऑफ एक्शन है वो उस दिन को होगा। तो एज पर लॉ 7/3/2020 इज माई डेट ऑफ डिडक्शन, द डेट ऑफ डिडक्शन विच ऑन विच आई शुड डिडक्ट, यानी जिस डेट को मुझे एक्चुअली में डिडक्ट करना चाहिए वो है मेरी 7 मार्च 2020। लेकिन दोस्तों मैंने डेट 7/3 को ना काटकर टैक्स 1/4/2020 को काटा। आप थोड़ा कह सकते हो जी ये थोड़ा सा एग्जांपल जो है इलॉजिकल है क्योंकि हमारा फाइनेंशियल ईयर खत्म हो गया, पर इसमें कोई लॉजिकल नहीं है बिकॉज ऐसा होता है और ऐसा मैंने प्रैक्टिकली देखा है कि डेट ऑफ टैक्स की डिडक्शन है वो बाद में हुई है, बिकॉज उसमें भी टैक्स प्लानिंग होती है कभी कभी आप। तो डेट ऑफ डिडक्शन मैंने 1 अप्रैल 2020 को करी और एक्चुअली में मैंने टैक्स 15/6/2020 को जमा कराया। अब ध्यान से देखिएगा, ये बात तो हमने डिस्कस कर ली पिछले एग्जांपल के अंदर कि मैं 2 तरह का इंटरेस्ट जमा कराऊंगा, एक मेरा लेट डिडक्शन का, एक मेरा लेट डिपॉजिट का।
अब चूंकि 7/3 को मैंने टैक्स काटना था, मैंने 1/4/2020 को काटा, तो दोस्तों मेरा लेट डिडक्शन तो है ही है। अब चूंकि अप्रैल में है, तो सवाल ये आता है कि अब ड्यू डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिट क्या है? क्या वो 30 अप्रैल है, या चूंकि मैंने 1 अप्रैल में काटा है तो इसलिए 7 मई होना चाहिए? अब दोस्तों इसका इसलिए मैं आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा रूल 30 के अंदर। 30 रूल ये कहता है कि अगर आपने कोई पेमेंट या क्रेडिट अब मार्च के महीने में किया है, पेमेंट या क्रेडिट मार्च के महीने में किया है, तो उसकी ड्यू डेट ऑफ टैक्स जो है वो 30 अप्रैल 2020 हो गई। अब मेरे एग्जांपल में मेरा जो टीडीएस डिडक्शन का जो ट्रिगर है एज फार एज सैलरी इज कंसर्न, वो मार्च में है। मैंने पेमेंट क्योंकि मार्च में करी है, इवन दो टैक्स मैंने 1 अप्रैल 2020 को काटा है, लेकिन मेरी जो ट्रिगर है ड्यू डेट ऑफ टैक्स डिपॉजिट की, वो मार्च से यहां पे कंसीडर होगी, और वो होगी 30 अप्रैल। तो इसलिए दोस्तों मैंने यहाँ पे दो पीरियड अलग अलग लिए हैं, पहला 7/3 से 1/4 का, और फिर आपका क्योंकि ड्यू डेट, क्योंकि लॉ कहता है कि ड्यू डेट से आपको देना है, तो 30/4 से 15/6। तो ऐसे मैंने यहां पे इंटरेस्ट निकाला। अब एनएसडीएल का सिस्टम कैसे कंप्यूट करेगा इस बारे में मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा, बिकॉज हम सबको मालूम है कि सिस्टम कई बार कैसे काम करता है। ऑलरेडी हम 2 महीने, जहां पे 1 महीने का इंटरेस्ट जमा कराना होता है, वहां 2 महीने का हम सब ने झेला भी हुआ है। ये ऑलरेडी 30 दिन से ज्यादा का मेरा है, तो ऑलरेडी यहाँ पे 2 महीने का इंटरेस्ट जो है एज फार एज लेट पेमेंट का, लेट डिडक्शन का है, वो लग जाएगा आपका, यानी 2% आपका ये लगेगा। फिर आते हैं 31/3 से 15/6। तो अगेन आपका अप्रैल, मई और जून, राइट? तो मेरे हिसाब से ये 3 महीने का बनना चाहिए, और चूंकि सिस्टम इसको कंप्यूट करेगा, मार्च में आपने लिया है, मार्च से अप्रैल लेगा, अप्रैल से ये लेगा, और 1-2 सिस्टम भी 3 महीने का ही कंप्यूट करेगा, यानी कि ओवरऑल आपका 2 महीने का एक इंटरेस्ट कंप्यूट होगा और 3 महीने का एक इंटरेस्ट कंप्यूट होगा। 2% एक होगा और 0.75% के हिसाब से 3 महीने का इंटरेस्ट आएगा। अब यहाँ पे मैं एक सिस्टम बता देता हूं आपको, वो कैसे कंप्यूट करता है। अगर आपकी डेट ऑफ पेमेंट या डेट ऑफ डिडक्शन जो है महीने की लास्ट डे की है, मोहित जी समझ रहे हैं आप? अगर मान लीजिए इसी एग्जांपल में मैं जैसे 31 का लिया, तो वो क्या करता है, वो 31 से 30 तक का पूरा ले लेगा, एक महीना ले लेगा, राइट। और उसके बाद अगर कुछ पार्ट बचता है तो वो उसको कंसीडर फुल मंथ की तरह कंसीडर करेगा। लेकिन अगर ये ही डेट ऑफ डिडक्शन 31 की जगह 30 हो जाती, तो सिस्टम क्या करता है, मार्च का अलग लेगा आपका, अप्रैल का अलग, मई का अलग और जून का अलग लेगा, यानी कि 4 महीने का कंप्यूट कर देगा सिस्टम। लीगली वो भी 3 महीने का ही होना चाहिए, क्योंकि मेरे जो है 90 दिन पूरे नहीं होते हैं, पार्ट ऑफ द मंथ जो है, अगर आप देखें ध्यान से, तो मेरे 90 दिन पूरे नहीं होते हैं। तो इसलिए मेरे हिसाब से वो 3 महीने का होना चाहिए, लेकिन सिस्टम अगर आपका 30 मार्च हो गया तो सिस्टम ये 4 महीने का कंप्यूट करेगा, अगर 31 मार्च ही रहा तो वो 3 महीने का कंप्यूट करेगा। और आपने नोटिस किया हो, आई डोंट नो, कि आपने रिटर्न जमा कराई, उसमें आपने इंटरेस्ट भी थोड़ा कई बार एक्स्ट्रा जमा करा दिया, या थिंकिंग की जी 2 महीने का बनेगा, लेकिन सिस्टम ने एक्चुअली में आधा ही इंटरेस्ट आपसे चार्ज किया। उसके पीछे लॉजिक यही है, क्योंकि एक सेमिनार में मेरी जो टीडीएस सीपीसी में बैठते हैं, मेरी उनसे डिस्कशन हुई थी इस बारे में, डिपार्टमेंट के साथ इंटरेक्शन हुआ था, तब उन्होंने बताया था कि ये लॉजिक सिस्टम में इम्बेडेड है कि अगर आपका 31 मार्च का है या लास्ट डे ऑफ द मंथ का है, तब उस केस में 1-to-1 लेते हैं, अदरवाइज आपका जिस मंथ का है वो मंथ भी पूरा कंप्यूट होता है। एनी अदर क्वेरी? ठीक सर, नहीं सर, बाकी क्वेरीज जो है वो एक 194C की है, एक टीसीएस की, वो सर रिस्पेक्टिव सेक्शन में हम ले लेंगे। ठीक 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 ठीक। आइए सर, अब चेंजेस बाय प्रेस रिलीज डेटेड 13th मई 2020 की बात करें, यानी कि 13 मई 2020 को जो प्रेस रिलीज आई, उसने कहा, क्या कहा? अब उसने कहा कि भाई जो आपके रेगुलर टीडीएस या टीसीएस की जो रेट हैं, वो हम 25% से रिड्यूस कर देंगे, यानी कि अगर 10% का रेट है तो 7.5% हो जाएगा,
2% का रेट है तो उसमें फिर 25% लेस कर लीजिए आप, एंड सो फोर्थ। लेकिन ये जो बेनिफिट है ये केवल जो रेजिडेंट पेमेंट्स हैं उस पर मिलेगा, यानी कि सेक्शन 195 पर ये जो चेंज है, प्रपोज चेंज, आई शुड से, आई शुड नॉट से इट इज अ चेंज, आई शुड से इट्स अ प्रपोज चेंज, वो रहेगा। लास्ट टाइम हम ये डिस्कस कर रहे थे कि ये जो बेनिफिट है ये केवल तभी मिलेगा अगर आप ये पेमेंट किसी रेजिडेंट को करते हैं। दूसरा, सैलरी के ऊपर आपको कोई बेनिफिट नहीं है, बिकॉज सैलरी जैसे मैंने थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि आपको पूरे साल की सैलरी लेनी होती है, फिर आप उस पर पूरा साल का टैक्स कंप्यूट करते हो और फिर अल्टीमेटली जो टैक्स निकल के आएगा उसको आपको 12 किस्तों में डिवाइड करके आपको जमा कराना पड़ता है। और ऑब्वियसली टीडीएस की जो लाइबिलिटी है एज फार एज सैलरी इज कंसर्न वो पेमेंट बेस्ड रहती है आपकी, जो रादर देन क्रेडिट के टाइम पे। एक और जो फर्क है वो ये कि अगर आपके पास किसी क्लाइंट ने जो है आप किसी क्लाइंट ने आपको सेक्शन 197 का कुछ सर्टिफिकेट अरेंज करके दिया हुआ है, तो ये जो 25% का जो बेनिफिट है या वेवर है ये उस सर्टिफिकेट पर आपके ऊपर जो एप्लीकेबल नहीं होगा। आपका सिंपल सा फंडा ये रखना आपने, जब आप टीडीएस काटें या जब आप पेमेंट करें और आपकी टीडीएस की लायबिलिटी बनती हो, आपको सिंपली ये देखना है कि मेरा टीडीएस रेट एज पर लॉ और टीडीएस रेट एज पर 197, विच एवर इज लेस है आपको उसके ऊपर ही टीडीएस काटना है। ऐसा हो सकता है क्लाइंट ने आपको जो है लेट से 2% की जगह 2.25% का आपको, मैं एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन ले रहा हूं कि सेक्शन 194C के अंदर आपको 2.25% का जो है अरेंज करा के दे दिया हो, लेकिन जब आप एक्चुअल में रेट देखेंगे तो 2% का जब मैं 25% कम करूंगा तो आई बिलीव वो 1.5% रह जाएगा। तो 1.5% चूंकि आपकी 2.25% से कम है तो आपको उस रेट पे काटना है। बट ये मेरा सिर्फ एक हाइपोथेटिकल एग्जांपल था। जनरली जो टीडीएस के जो सर्टिफिकेट्स 197 के जो रेट्स होते हैं वो जनरली 0.1% या 0.01% या इस रेंज में रहते हैं। तो ऐसा नहीं है कि जी उस रेट के ऊपर अगेन आपको 25% लेस करना है, ऐसा नहीं है। दूसरा, ये जो बेनिफिट है ये केवल तब होगा जब आपके टीडीएस काटने की जो लायबिलिटी है वो 14 मई से 31 मार्च के बीच में हो, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये दोस्तों, ये केवल प्रेस नोट है, प्रेस रिलीज है, इसका लॉ में अभी तक कोई अमेंडमेंट नहीं आया है। आप टीडीएस के रेट्स ओनली थ्रू नोटिफिकेशंस चेंज नहीं कर सकते। टीडीएस के जो रेट्स हैं या तो जो रिस्पेक्टिव सेक्शंस हैं उसमें होते हैं, या आपका जो फाइनेंस एक्ट है उसका शेड्यूल 1 पार्ट 2 उसमें जो रेट ऑफ टीडीएस है वो प्रिस्क्राइब्ड वहां रहते हैं। तो दोनों ही सिचुएशन के अंदर जब तक मैं एक्ट को अमेंड नहीं कर देता तब तक मैं टीडीएस का जो रेट है लीगली स्पीकिंग आप चेंज नहीं कर सकते। बट अगर आप नोट पढ़ेंगे तो नोट में लिखा हुआ है कि वी आर इन द प्रोसेस ऑफ ब्रिंगिंग द लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट। तो मेरा ये मानना है कि एक अलग से इसके ऊपर ऑर्डिनेंस आएगा। बट अगर आप मेरे से लीगली पूछें आज की डेट में तो रेट आज भी 10% ही है अगर सेक्शन 194J की बात करें, अनलेस एंड अनटिल ऑर्डिनेंस आए और उस ऑर्डिनेंस जो है 14 मई से उसको इफेक्टिव करे। अदरवाइज इसके जो रेट हैं लीगली स्पीकिंग आज भी 10% ही है, अगर मैं 194J की बात करूं या 2% और या जो भी है। बट सारी दुनिया जो है 75% लेस करके ही काट रही है, आई मीन 25% लेस करके ही काट रही है। मुझे आगे बढ़ते हैं। मैंने एक केस स्टडी लिया सर इसके लिए, और ये बहुत रियल केस स्टडी है, ये मेरे साथ ऐसा हो चुका है। आपने एक एडवोकेट को हायर किया किसी हियरिंग के लिए, अब उस एडवोकेट की जो फीस है वो फिक्स नहीं है, कुछ हियरिंग का है उसमें पैसा, कुछ क्लर्केज वो लेते हैं, कुछ कन्वेंस एंड सो फोर्थ, कुछ पर आवर चार्जेस भी हैं। तो मैंने अपने हिसाब से 31 मार्च को 1 लाख रुपए का एक प्रोविजन बना दिया। अब जब 31 मार्च को प्रोविजन बनाऊंगा तो आपकी टीडीएस की लायबिलिटी भी रहेगी। अब चूंकि टीडीएस की लायबिलिटी जो है वो पेमेंट और क्रेडिट विच एवर इज अर्लियर पे ट्रिगर करती है, और 31 मार्च को क्योंकि वो ट्रिगर हो गई है तो आपका जो रेट ऑफ टीडीएस है वो 10% रहेगा,
इसलिए ये नीचे मैंने लिखा है कि 31 मार्च को जो अमाउंट है 1 लाख रुपए की, उस पर एप्लीकेबल रेट 10% का रहेगा। अब जुलाई के महीने में मेरे पास एक्चुअल इनवॉइस आया, तो जब अगर एक्चुअल इनवॉइस आया, वो आया 1.25 लाख रुपए का। 1 लाख रुपए पे मैं ऑलरेडी टीडीएस काट चुका हूं, तो जो बैलेंस है, अब चूंकि मेरे पास इनवॉइस ही इन द मंथ ऑफ जुलाई आया है, तो ऑब्वियसली या तो मैं जुलाई में बुक करूंगा या उसके बाद की जो भी डेट है जिसमें मैं क्रेडिट डालूंगा उसमें करूंगा। अब चूंकि उस वक्त मैं क्रेडिट करूंगा तो मेरा जो टीडीएस है बैलेंस 25,000 पे, वो उस वक्त ट्रिगर करेगा। तो जब उस वक्त ट्रिगर करेगा तो मेरा जो रेट ऑफ टीडीएस है वो 7.5% रहेगा, बैलेंस 25,000 पे। तो आपको इस ढंग से डिवाइड करना है। मेरे साथ अभी क्या हुआ रिसेंटली कि मैंने एक इनवॉइस भेजा ऑडिट फीस का। अब वो इनवॉइस की डेट इवन दो मेरी आज की थी, लेकिन उसका क्लाइंट ने ऑलरेडी प्रोविजन डाल दिया 31 मार्च के अंदर। अब जो पेमेंट आई तो वो 25% टीडीएस रेट कम लगा के आई। तो मैंने फोन किया, भाई क्यों नॉन कंप्लायंस की बातें कर रहे हो? उन्होंने कहा सर पेमेंट आज ही तो करी है हमने आपको। मैं कहा लेकिन आपने प्रोविजन तो जो है 31 मार्च में ही कर लिया था और आपने टीडीएस भी 31 मार्च में काटा होगा। हाँ सर काटा तो था। मैं कहा फिर क्या किया सर? उसको रिवर्स कर देंगे, 7.5% पे दोबारा काट लेंगे। तो सर वो 1 लाख रुपए का जो प्रोविजन था या जो 31 मार्च का प्रोविजन था, उसका टीडीएस वहीं कट गया, उस अमाउंट पे ही कटेगा और 10% के हिसाब से ही कटेगा। वहीं जाके बढ़ते हैं। तो सर ये चेंजेस थी जो रिसेंट कोविड-19 के रिलेशन में थी, मार्च से लेके मई तक। तो अब तक अगर कोई सवाल है तो आई वुड लाइक टू टेक अप दैट क्वेश्चन। अगर नहीं है तो हम आगे बढ़ते हैं जी। मुझे आगे बढ़े। मोहित जी मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? सर आपकी आवाज आ रही है, मैं क्वेरी चेक कर रहा था, अभी किसी की क्वेरी लग नहीं रही है, अच्छा आप आगे बढ़ जाइए। ठीक है जी। तो हम लेते हैं फाइनेंस एक्ट 2020 के चेंजेस क्या क्या हैं। चलिए मोहित जी आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे कि टीडीएस में क्या चेंज आया। जो सबसे पहला चेंज आया वो आया सेक्शन 192 के अंदर। अब दोस्तों आप सबको पता होगा कि फाइनेंस एक्ट 2020 एक नया सेक्शन लेके आया, सेक्शन 115 BAC। अभी सेक्शन 115 BAC क्या है? सेक्शन 115 BAC जो है एक नई स्कीम लाया कि या तो आप जो नॉर्मल स्कीम है आपकी जिसमें आप एटीसी क्लेम करते हैं, चैप्टर 6 की डिडक्शंस क्लेम करते हैं एंड सो फोर्थ, आप वो क्लेम करते रहिए और जो आपका 5%, 10% और जो हमारी स्लैब्स हैं उसके हिसाब से आप टैक्स दे दीजिए। दूसरा ऑल्टरनेटिव उन्होंने कहा कि हम आपको कोई बेनिफिट नहीं देंगे, कोई डिडक्शन नहीं देंगे, कोई एग्जम्पशन नहीं देंगे, लेकिन हम आपके लिए रेट ऑफ टैक्स जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। उन्होंने काफी सारी नई स्लैब्स ले आए उसके, तो आप वो स्कीम ऑप्ट कर लीजिए। अब सैलरी वाले के केस में अगर उसके पास कोई बिजनेस इनकम नहीं है तो उसको अपनी रिटर्न भरने से पहले पहले वो कौन सी स्कीम में अगर वो नई स्कीम में जाना चाहता है तो उसको वो ऑप्शन ऑप्ट करनी होगी। और सैलरी वाले के पास ऑप्शन ये भी है कि वो 1 साल में एक ऑप्शन रख सकता है, दूसरे साल में वो दूसरी ऑप्शन रख सकता है। लेकिन जैसे थोड़ी देर पहले मैंने आपको बताया दोस्तों कि जो टीडीएस के रेट्स हैं एज फार एज सैलरी इज कंसर्न, वो सारे आपको फाइनेंस एक्ट शेड्यूल 1 पार्ट 2 में मिलते हैं। तो जब आप सेक्शन शेड्यूल 1 पार्ट 2 में जाते हैं तो उसमें एज फार एज सैलरी इज कंसर्न सेक्शन 115 BAC का कोई जिक्र नहीं है। यानी कि उसके मायने ये हुए कि जी एम्प्लॉयर को जो टैक्स है वो ओल्ड स्कीम के हिसाब से ही काटना है। अब बड़ी भारी दुविधा हो जाती कि मैं टैक्स तो जो है पुरानी स्कीम के हिसाब से कटवा रहा हूं, लेकिन जब मेरे को रिटर्न फाइल करनी है तो मुझे लगा नहीं ये तो नई स्कीम मेरे लिए बेनिफिशियल है, तो मैं नई स्कीम में जाना चाहूंगा। लेकिन एट द सेम टाइम एम्प्लॉयर के लिए मुसीबत क्या थी? अब उसको ये हिसाब रखना पड़ता कि भाई कौन नया वाला है कौन पुराने वाला है, किससे प्रूफ मांगने हैं किससे प्रूफ नहीं मांगने। तो शायद उस मद्देनजर रखते हुए चीजों को सिंप्लीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने कहा भाई आप तो पुराने ही स्कीम के हिसाब से ही टैक्स काटोगे। तो जब ये सब आया एक्ट बन गया तो बड़ा हो हल्ला मचा, शोर शराबा हुआ। तो शोर शराबा हुआ तो मुझे अगली स्लाइड पे
वो एक सर्कुलर लेके आए जिसका नाम है C1/2020 डेटेड 13 अप्रैल 2020। तो उसमें उन्होंने कहा कि अगर एम्प्लॉय चाहे तो अपने एम्प्लॉयर के पास एक डिक्लेरेशन फाइल कर सकता है कि भैया मेरा टैक्स तो आप नई स्कीम के हिसाब से ही काटो। अगर वो डिक्लेरेशन फाइल नहीं करता तो एम्प्लॉयर पुरानी स्कीम के हिसाब से ही टैक्स काटेगा। अगर डिक्लेरेशन फाइल कर दी तो वो नई स्कीम के हिसाब से टैक्स काटेगा। अब एक और चीज भी है, एक बार अगर आपने ये डिक्लेरेशन एम्प्लॉयर के पास फाइल कर दी तो आप उस साल में तो चेंज नहीं कर सकते। तो क्या इसके मायने ये हुए कि मान लीजिए मैंने एम्प्लॉयर के पास आया और मैंने डिक्लेरेशन दे दी और कहा कि आप नए रेट के हिसाब से टैक्स काट लीजिए, काट लिया। लेकिन जब रिटर्न भरने लगा तो मुझे लगा नहीं भाई, मैं तो पुरानी स्कीम में मेरे लिए बेनिफिशियल है, मैं तो पुरानी स्कीम में ही जाना चाहता हूं, पर टैक्स तो मेरा नई स्कीम के हिसाब से कट गया। तो क्या मैं नई स्कीम पुरानी स्कीम में नहीं जा सकता? बिल्कुल जा सकते हैं। तो वो जो डिक्लेरेशन मैं एम्प्लॉयर के पास दे रहा हूं वो सिर्फ टीडीएस के पर्पस के लिए ही है। उसका मेरी रिटर्न की फाइलिंग के टाइम पर जो ऑप्शन मुझे चूज करना है उससे कोई लेना देना नहीं। आप डिक्लेरेशन ना फाइल करें, रिटर्न के टाइम पे ऑप्शन चूज कर लीजिए नई स्कीम में। आपने नई स्कीम चूज करी एम्प्लॉयर के पास टीडीएस के पर्पस के लिए, आप रिटर्न फाइल करते वक्त ओल्ड स्कीम भी ऑप्ट कर सकते हैं। तो दोनों तरीके के ऑप्शन है। फर्क सिर्फ ये है, मान लीजिए आपका टैक्स प्लस माइनस हो गया तो फिर उसका जो प्लस माइनस है वो आपको पूरा करना पड़ेगा एट द टाइम ऑफ रिटर्न। वैसे प्रैक्टिकली होगा नहीं, बट स्टिल एक थॉट है माइंड के अंदर कि अगर ऐसा होता है तो आप जो है आपको फिर वो जो टैक्स का जो है वो करना पड़ेगा, अपनी जेब से पूरा करना पड़ेगा। दूसरा, ये डिक्लेरेशन क्या मुझे साल के शुरू में फाइल करनी है? अगेन सर्कुलर इस बारे में चुप है। आप इस डिक्लेरेशन को साल के बीच में भी दे सकते हो। पर मान लीजिए मैंने साल के बीच में दिया और तब तक मेरा टैक्स एम्प्लॉयर ने ज्यादा काट लिया, तो एम्प्लॉयर ने अगर टैक्स ज्यादा काट लिया, जमा करा दिया, तो बात खत्म। अब एम्प्लॉयर अगर एडजस्ट कर सकता है, जो कि पॉसिबिलिटी है, वेल एंड गुड है। अदरवाइज एम्प्लॉयर बाउंड नहीं है कि वो जो उसने टैक्स ज्यादा वापस काटा है सरकार से वापस मांगे। वो अब एम्प्लॉय की जिम्मेवारी होगी है कि जाए अपने रिटर्न में फाइल करे, क्लेम करे जो रिफंड है। आगे बढ़ते हैं मोहित जी। अब अगला चेंज आया ईसॉप को लेके। अब ईसॉप भला क्या है? अब ये जो ईसॉप है ये इन्फोसिस के टाइम से ज्यादा जो है चर्चा में आया, क्योंकि ईसॉप तो सबसे पहले, अगर मैं शायद मैं गलत हूं, शायद इन्फोसिस ही लेके आया था, बट ले आया नहीं लेके आया, पॉपुलर इन्फोसिस ने डेफिनेटली किया इस तो जब एक पीक टाइम था ईसॉप्स के लिए, तो कंपनी क्या करती थी, आपको रेम्यूनरेट करने के लिए उसके पास दो तरीके थे। एक तो ये कि वो आपको सैलरी के तौर पे दे, इंसेंटिव दे। दूसरा, अब कंपनी क्योंकि स्टार्टअप थी तो कंपनीज ने क्या किया कि आपकी सैलरी तो कर दी कम, और कंपनी ने आपको अपनी कंपनी में शेयर होल्डर बना लिया। तो उसने कहा कि भैया अगर मैं कमा रहा हूं तो तू भी कमा ले। तो जब कंपनी कमाएगी, ग्रो करेगी, तो उसकी वैल्यू बढ़ेगी। तो जब वैल्यू बढ़ेगी तो आपके शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी। तो जब आपकी शेयर्स की वैल्यू बढ़ेगी तो आप जो है उसको बेचें और पैसा अपनी जेब में लेके जाएं। तो इस पे चेंजेस आए लॉ में। तो लॉ ने कहा अब इसमें 3 ट्रिगर होते हैं। पहला, तो जब कंपनी ने आपको ईसॉप ऑफर किया, अभी केवल कंपनी ने ऑफर किया आपको, ऑफर में कंपनी ने कहा कि भाई हम आपको लेट से 10,000 ऑप्शन देते हैं। 10,000 ऑप्शन का मतलब है 10,000 शेयर ऑफर करते हैं आपको, तो टर्म जो है वो ऑप्शन है। तो कंपनी ने कहा मैं आपको 10,000 ऑफर करता हूं ऑप्शन, विद द कंडीशन। कंडीशन ये कि जब आप 2 साल पूरे कर लोगे तो इस 10,000 में से 2500 शेयर आप एक्सरसाइज कर सकते हैं या ऑप्शन एक्सरसाइज कर सकते हो। फिर अगले 1 साल के बाद 2500 और, फिर 1 साल के बाद 2500 और फाइनली 2500 और। तो यानी कि जब 2 साल का मेरा वेस्टिंग पीरियड पूरा हो जाएगा, इसको वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं, यानी कि जब मैंने ऑफर किया और जब वो एक्चुअली में वो जो ऑप्शंस है वो मेरे को एलिजिबल हो जाएंगे एक्सरसाइज करने के लिए, उसको हम वेस्टिंग पीरियड बोलते हैं। तो जब वो मेरे स्टॉक वेस्ट हो जाएंगे यानी ऑप्शंस वेस्ट हो जाएंगे, तब इंप्लॉय के पास ऑप्शन है कि वो कंपनी को अप्रोच कर सके और बोले कि भाई ये 2500 के जो मेरी ऑप्शन है ये मेरी वेस्ट हो गई है, आप आज मैं ये ऑप्शन एक्सरसाइज करना चाहता हूं, यानी कि
वो कंपनी को अप्लाई करेगा, ये 2500 शेयर जो मेरे ड्यू हैं मेरे को अलॉट कर दिए जाए। अब जब अलॉट करेगी कंपनी तो एक भाव पे आपको अलॉट करेगी। अब वो किस भाव पे अलॉट करेगी वो भी उस ईस्को की जो स्कीम है उसमें पहले से लिखा होता है। जनरली कंपनीज जो है, प्राइवेट कंपनीज कहती है कि भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर डिसाइड करेगा। अब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है, कई कंपनीज में सीन होता है कि हर 3-3 महीने का एक प्राइस फिक्स कर देते हैं कि अगर आपने इन महीनों के अंदर अगर आपने ऑप्शन एक्सरसाइज करी तो ये रेट रहेगा। जनरली जो रेट डिसाइड होता है कंपनीज का, वो आपकी जो मार्केट वैल्यू है उस शेयर की, अगेन उसके लिए आपको जो है वैल्यूएशन करानी पड़ती है। शॉल्स मेथड जो है जनरली एक मेथड यूज होता है वैल्यूएशन के लिए। अगेन आपको मर्चेंट बैंकर को हायर करना पड़ेगा ईसॉप की वैल्यूएशन कराने के लिए। तो शॉल मेथड जो है वो द मोस्ट कॉमन मेथड है एज फार एज ईसॉप आर कंसर्न। तो वो आपको वैल्यूएशन करानी पड़ती है मर्चेंट बैंकर से, और ये मैंडेटरी आपको वैल्यूएशन कराना। तो आप वैल्यूएशन कराते हैं और देखते हैं कि लेट्स से वैल्यूएशन तो मेरी आई 200 रुपए की और मेरा शेयर है 10 रुपए का, तो कंपनीज जो है 100 रुपए में भी दे देती है, कंपनी 10 रुपए में भी दे देती है, कंपनी 20 रुपए में भी दे देती है, तो जो भी भाव उन्होंने डिसाइड किया। तो जो मार्केट वैल्यू है उस शेयर की यानी एफएमवी जो डिसाइड होगी मर्चेंट बैंकर के थ्रू, और जिस भाव पे आप एक्चुअली उसको देते हैं, उसका जो डिफरेंस है वो अंडर सेक्शन 17 पर्क कहलाता है, वो पर्क बन जाता है। देखिए अभी इंप्लॉय के हाथ में पैसा नहीं आया है, उसने तो उल्टा पैसा लगाया अपनी जेब से, लेकिन पर्क आ गया। तो एज पर ईसॉप रूल्स आपको उस पर्क पर टैक्स जमा कराना पड़ेगा एज ए सैलरी। और वो ट्रिगर कब करता है? वो ट्रिगर तभी कर जाता है जब आप वो ऑप्शन एक्सरसाइज कर लेते हैं, यानी कि जो आपकी एक्सरसाइज डेट होती है, यानी कि जिस डेट को आपने आपके शेयर एलोकेट हुए हैं उसी डेट को जो है, जनरली एक्सरसाइज डेट सेम ही रहती है बट आगे पीछे भी हो सकती है, एक्सरसाइज डेट और आपका जो है एक्चुअल अलॉटमेंट का, तो वो जो डिफरेंस है वो आपका पर्क होगा। अब जो स्टार्टअप कंपनीज थी, मुझे अगले से स्लाइड पे आ जाइए, सेक्शन 80IC में जो एलिजिबल स्टार्टअप है, जो रिकॉग्नाइज स्टार्टअप है, अब वो उनको तकलीफ हुई, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास तो पैसा ही नहीं है, ना ही एम्प्लॉइज के पास पैसा है, ये तो एक हवा में वैल्यू है जो कल को फ्यूचर में हो सकता है मेटेरियलाइज हो जाए, तो मैं टैक्स कैसे दूं इसके ऊपर, बिकॉज इसके कारण मैं अपने एम्प्लॉइज को अट्रैक्ट नहीं कर पा रहा हूं, ईसॉप नहीं ऑफर कर पा रहा हूं। तो उन्होंने एलिजिबल स्टार्टअप्स को जो है एक बेनिफिट दिया। उन्होंने कहा कि भाई लेट्स से आपने मार्च 2020 में ऑप्शन जो हैं एक्सरसाइज कर लिए, तो लीगली स्पीकिंग तो आपका मार्च 2020 में टैक्स बनता है, लेकिन आपको टैक्स अभी जमा कराने की जरूरत नहीं है, ना ही एम्प्लॉय को, ना ही आपको एज ए टीडीएस। आप एक काम करो, हम आपको 3 डेट्स बता रहे हैं, इन 3 इवेंट्स में से कोई भी डेट पहले आ गई, उस डेट से 14 दिन के अंदर अंदर आपको ये टैक्स जमा करा देना। वो 3 इवेंट्स कौन कौन से हैं सर? पहला, कि मार्च 2020 का मैंने एग्जांपल लिया, तो मार्च 2024 मेरा ट्रिगर रहेगा, तो मार्च 2024 तक आपको टैक्स जमा कराने की जरूरत नहीं है। मोजी पीछे आ जाइए, आपको जमा कराने की जरूरत नहीं है। लेकिन मार्च 2024 खत्म होते ही, चाहे आपने टैक्स, आपका वो एम्प्लॉय आपके पास काम कर रहा है नहीं कर रहा है, शेयर बेचे नहीं बेचे, तो वो 24 मार्च आपकी लास्ट डेट है, मार्च 2024, उसके बाद आपको ये टैक्स जमा कराना ही कराना पड़ेगा। तो अगर मान लीजिए मैंने 31 मार्च 2020 को करा, वेस्टिंग करी, एक्सरसाइज करा, तो 14 अप्रैल 2024 तक आपको ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा। ये तो हो गया मेरा पहला डेट। दूसरा, जनरली 4 साल बहुत होते हैं, स्टार्टअप तो आज की डेट में जो बनते हैं वो टेक ओवर के लिए बनते हैं कि भाई कोई इन्वेस्टर आ जाएगा, बाय कर लेगा और बात खत्म। तो जनरली उस पीरियड से पहले पहले आपकी कंपनी बिक जाती है, तो जब बिक जाती है तो टैग अलोंग राइट्स, टैग मुझे पीछे, तो वो सारे लगते हैं, तो इंप्लॉइज भी अपने शेयर हाथ के हाथ बेच देते हैं। तो अगर वो जो इक्विटी शेयर्स हैं वो बिक गए, तो फिर वो डेट हम मानेंगे, अगर उन 4 साल से पहले पहले हो गया। 4 साल के बाद बिका तो फिर वो 4 साल की डेट तो है ही। और तीसरी डेट है कि उससे पहले पहले आपने, आपके एम्प्लॉय ने या तो छोड़ दिया, या आपने उसकी टर्मिनेशन कर दी, या किसी भी कारण से वो आपके एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहा। तो जिस डेट को एम्प्लॉयमेंट में नहीं रहा,
उस डेट से 14 दिन के अंदर अंदर आपको ये टैक्स जमा कराना पड़ेगा। अब 192 में कंपनी भी जमा करा सकती है और 191 के अंदर एम्प्लॉय भी जमा करा सकता है अगर कंपनी नहीं कराती। और उस केस में जो टैक्स रेट है वो वही रहेगा जो ओरिजिनल रहा। ऐसा हो सकता है आज मेरा टैक्स स्लैब जो है 30% का है, आने वाले टाइम में हो सकता है वो 25% हो जाए, या हो सकता है आज 20% है, आने वाले टाइम में मैं 30% के स्लैब में आ जाऊं उस ईसॉप को कंसीडर करने के बाद। तो जो आपका ओरिजिनल रेट है वही रहेगा, जो ओरिजिनल टैक्स है वही रहेगा, यानी कि 4 साल के लिए आपका टैक्स डेफर कर दिया। वही आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों ये था सैलरी और ईसॉप की बात। अब आते हैं डिविडेंड अंडर सेक्शन 194। मैं पानी का ब्रेक ले रहा हूं। अभी एक क्वेश्चन आया है कि प्लीज स्पेसिफाई डेट इन योर एग्जांपल। तो सर मैंने ऑलरेडी 31 मार्च 2020 का जो है रेट दे दिया, आपको डेट दे दी, यानी कि जो मेरा फाइनेंशियल ईयर 19-20 के जो मेरे टैक्स के रेट्स हैं, सैलरी के हैं, वो ही रहेंगे। इसका मतलब ये है, क्योंकि सैलरी के केस में ऐसा कोई रेट तो डिफाइंड है नहीं, आपको एवरेज रेट निकालना पड़ता है। तो एवरेज रेट जो आपका उस साल में था वही लगेगा, चाहे आप वो 2024 में आपका ट्रिगर होगा अल्टीमेटली, चाहे 2021 में ट्रिगर होगा, चाहे वो 2022 में ट्रिगर। और आई बिलीव इसके अभी रूल्स भी आएंगे अलग से, जो अभी तक आए नहीं है कि ऑप्शंस कैसे करेंगे, आप कैसे फाइल करेंगे, कैसे बताएंगे, कैसे 191 में टैक्स जमा होगा, कैसे आप 24Q में फाइल करेंगे। ओके सर, सेक्शन जी, सेक्शन 115O हम सबको पता है, जब डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन की बात आई थी तो डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर टैक्स भी लगेगा, तो उन्होंने 115O खत्म कर दिया। पहले 115O में जो है आपको जो है कंपनी के हाथ से जो डिविडेंड था वहां पे नहीं, आपको खुद टैक्स जमा कराना। अब वापस जो है कंपनी के हाथ में टैक्स के प्रोविजन आ गया है। तो उन्होंने कहा कि भाई जब कंपनी जो है डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूट करेंगी तो 10% के हिसाब से आपका टीडीएस कटेगा। पहले अलग अलग रेट हुआ करते थे, अब आपका 10% स्टेट वे कर दिया, और जो इंडिविजुअल के लिए जो थ्रेशोल्ड है वो 5,000 कर दी। तो बेसिकली ये कुछ खास चेंज नहीं है। आप ये कह सकते हो जब आप कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करेगी डिविडेंड तो उसको स्ट्रेट 10% के हिसाब से टीडीएस काटना है। आगे बढ़ते हैं मोदी जी। हाँ जी, ये बड़ा इंटरेस्टिंग सिचुएशन है यहाँ पे। टीडीएस के जो प्रोविजन है एज सच, तो अगर मैं बात करूं तो चाहे आपकी टर्नओवर 10 रुपए की हो, चाहे आपकी टर्नओवर 10 करोड़ रुपए की हो, चाहे आपकी टर्नओवर 10,000 रुपए की हो, आपको टीडीएस के प्रोविजन लगते हैं। अगर मैं कंपनी की बात करूं, अगर मैं ट्रस्ट की बात करूं, अगर मैं फर्म की बात करूं, आपके पास टर्नओवर है या नहीं है, फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। लेकिन जब मैं एचयूएफ्स की या इंडिविजुअल्स की बात करता हूं तो कानून थोड़ा डिफरेंट है। लेकिन डिफरेंट कहां है? डिफरेंट सिर्फ सेक्शन 194A यानी कि इंटरेस्ट अदर देन सिक्योरिटीज, 194C पेमेंट टू कॉन्ट्रैक्टर्स, 194H यानी कि कमीशन की पेमेंट, 194I यानी कि रेंट की पेमेंट, और सेक्शन 194J यानी कि प्रोफेशनल की जो पेमेंट है वहां पे ही है। और लॉ क्या है कि अगर आप एक बिजनेस के अंदर हैं और आपकी पिछले साल में जो टर्नओवर है वो सेक्शन 44A सब क्लॉज ए या सब क्लॉज बी की जो लिमिट है उससे ज्यादा है तो आप पे टीडीएस के प्रोविजन लगेंगे। अब यहां पे जो जनरली मिसकंसेप्शन रहा है या मिथ रही है वो ये कि भाई अगर पिछले साल ऑडिट हो गई है तो टीडीएस कटेगा, पिछले साल ऑडिट नहीं हुई तो टीडीएस नहीं कटेगा।
पर एक्चुअली में लॉ ऐसा नहीं है। आपकी ऑडिट हो सकता है पिछले साल नहीं हुई हो, क्यों? क्योंकि आप 44 एडी आपने ऑप्ट कर लिया हो, लेकिन आपकी टर्नओवर जो है 1.5 करोड़ की हो, तो सर टीडीएस तो काटना पड़ेगा, बिकॉज 44 ए बी सब क्लोज ए में जो लिमिट थी वो 1 करोड़ थी। ऐसा हो सकता है कि आपकी टर्नओवर तो 1 करोड़ से नीचे हो, लेकिन आपने ऑडिट ऑप्ट कर ली हो। आपने कहा जी मेरे को 44 एडी नीचे है, मेरा तो प्रॉफिट जो है 6% से भी नीचे है, मैं तो ऑडिट कराऊंगा, ऑडिट करा लिया आपने, लेकिन टर्नओवर 1 करोड़ से नीचे थी। सर इस साल में आपके टीडीएस के प्रोविजन नहीं लगेंगे। और सेम जो है 44 ए बी सब क्लॉज बी, उसके अंदर 50 लाख रुपए की लिमिट है अगर आप प्रोफेशन के। तो अभी तक तो क्या था, ये सारे सेक्शन 44 ए बी सब क्लॉज ए और बी को रेफर करते हैं। अब चूंकि 44 ए बी में भी चेंज आ गया, उसमें 2 प्रोवाइजो ऐड हो गए हैं, तो फिर उस लिमिट का जो है औचित्य नहीं रह जाता, बिकॉज फिर वो लिमिट थोड़ी सी अब्सर्ड हो जाती। तो इसलिए उन्होंने उस लिमिट के रेफरेंसेस काट दिया 44 ए बी से, और वो रेफरेंसेस सेक्शन 194 ए सी एच आई और जे में इनबिल्ट कर दिए। अब सर अगर आप ध्यान से देखें, इसमें सेक्शन 192 नहीं है, इसमें सेक्शन 195 नहीं है। तो आपकी टर्नओवर पिछले साल 1 करोड़ थी, 4 करोड़ थी, नहीं थी। आप सैलरी पे कर रहे हो और उस सैलरी पे टैक्स बनता है, तो आपको टीडीएस जमा कराना कंपलसरी है। आप किसी नॉन रेजिडेंट को पेमेंट करते हो, सेक्शन 194 में कोई थ्रेशोल्ड लिमिट नहीं है, आपको टीडीएस काटना पड़ेगा। 194 आईए की बात करते हैं सर, आप थ्रेशोल्ड में नहीं है, लेकिन आप अपनी बिजनेस के लिए पेमेंट कर रहे हैं रेंट की, जो 50,000 से अबव है, सेक्शन 194 आईए में आपको टैक्स काटना पड़ेगा। तो लिमिट्स को प्लीज थोड़ा ध्यान से देखिएगा। और अब तो एकदम पानी की तरह जो है कानून साफ हो गया है कि अगर आपकी पिछले साल में टर्नओवर बिजनेस का है तो 1 करोड़, प्रोफेशन है तो 50 लाख। अगर पिछले साल है टीडीएस कटेगा, नहीं है तो नहीं कटेगा, एज सिंपल एज दैट। इन 5 सेक्शंस की अगर मैं बात करूं तो बाकी सेक्शंस इससे अछूते हैं। और जी आगे बढ़ते हैं। आइए सर 184 सी के चेंज में आते हैं। अब 184 सी में एक वर्क की डेफिनेशन दी हुई है। अगर आप अलाउ करो तो मैं आपको पुरानी डेफिनेशन में पढ़ के सुनाता हूं। आप मेरे सामने ही है। वर्क शैल इंक्लूड, उसमें फिर ए बी सी डी ई 5 आइटम्स है। पहले 4 आइटम हमारे रेलेवेंस नहीं हमारी डिस्कशन के लिए। ई आइटम कहती है वर्क शैल इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर। ये बेसिकली इसको कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है, या इसको ओईएम मैन्युफैक्चरिंग भी बोला जाता है। तो ये टर्मिनोलॉजी मैंने, ये जनरल टर्मिनोलॉजी है, ये लॉ में नहीं लिखी हुई। लॉ में जो वर्ड है वो ये है, मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग अ प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम कस्टमर। अब मान लीजिए मैं मारुति के लिए कोई पार्ट बनाता हूं, तो मारुति क्या करती है, अपना पहले माल देती है और फिर मैं जो है उस माल के ऊपर काम करके उस पर जो है उसको वापस कर देता हूं। तो ये जो है पर्टिकुलरली ओईएम मैन्युफैक्चरिंग को लेके काफी साल पहले चेंज आया था। तो आप ये करते हैं, उस पर टीडीएस आपको 194 सी में लगता है। बट साथ साथ इसमें यह भी लिखा है, बट डज नॉट इंक्लूड मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाइंग ए प्रोडक्ट अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट और स्पेसिफिकेशन ऑफ ए कस्टमर बाय यूजिंग मटेरियल परचेज फ्रॉम एन अदर पर्सन। अब मारुति ने कहा भाई आप मेरे लिए जो हार्नेस बना दो, पर इसका माल जो है ये मेरा पर्टिकुलर सप्लायर है, आप इससे ले लीजिए। तो वहां से माल आया, मैंने बना के दे दिया, तो उस केस में 194 से नहीं लगेगा। लेकिन अगर मारुति खुद ही आपको माल सप्लाई कर रही है और आप उसके लिए हार्नेस बना रहे हैं या कोई और पार्ट बना रहे हैं, तो उसके ऊपर 194 सी लगेगा। अब इसमें लोगों ने क्या किया कि टीडीएस ना लगे, लोगों ने एक पैरेलल जो है एक एसोसिएट कंपनी खड़ी करी। माल मान लीजिए मैंने आपको एक कॉन्ट्रैक्ट दिया बनाने के लिए,
मैंने कहा आप मेरे लिए माल बना दीजिए, तो आपने कहा सर अगर आप माल मुझे दोगे तो मैं तो 194 से टीडीएस कटेगा, आप मेरा टीडीएस काट लोगे। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप एक काम करो, ये जो माल है ये मेरी जो एसोसिएट कंपनी है उससे खरीद लीजिए। तो माल उससे आने लगा। मुझे अगली स्लाइड पे आ जाइए। अगर आप देखेंगे इस एग्जांपल मैंने नीचे दिया हुआ है, ये ए बी और एक मैन्युफैक्चरर है। ये जो बी है ये ए की रिलेटेड पार्टी है, तो माल क्या है बी के थ्रू रूट हो रहा है। तो जब ये बी के थ्रू रूट हो रहा था तो टीडीएस की कोई लायबिलिटी नहीं आ रही, तो इसमें अब उन्होंने चेंज कर दिया। तो उन्होंने कहा कि भाई अगर ए खुद माल सप्लाई कर रहा है फिर तो आपको टीडीएस काटना ही काटना है, पर अगर ए की किसी एसोसिएट कंपनी से भी माल आया मैन्युफैक्चरर के पास, रॉ मटेरियल आया और उसके ऊपर आपने कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग करी, तो टीडीएस के प्रोविजन आप पर तब भी लगेंगे। मोहित जी आपने कोई 194C की क्यूरी बोली थी तब। मोहित जी मैं आपके सवाल का वेट कर रहा हूं सर 194C की जो क्वेरी आई थी सर वो रिम्बर्समेंट की आई थी, रिम्बर्समेंट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस टू क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट, उस पे टीडीएस का सर पूछा था। अब उसमें बताइए क्या चीज है। नहीं उसमें टीडीएस कटेगा नहीं कटेगा, रिम्बर्समेंट ऑफ वेरियस एक्सपेंसेस। सर आपको इसमें डेफिनेटली टीडीएस कटेगा अगर मैं 194C की लैंग्वेज पढ़ता हूं। एक मिनट होल्ड कीजिएगा। any person responsible for paying any sum सर यहां पे वर्ड लिखा एनी सम, यहां पे वर्ड इनकम नहीं लिखा, यहां पे एनी सम लिखा है, एनी सम टू द रेजिडेंट। अब इसमें सिर्फ एक डिफरेंस रहेगा बेस्ड ऑन सर्टन केस लॉज कि देखिए जब आप क्लियरिंग एंड फॉरवर्डिंग एजेंट को आप हायर करते हो तो बहुत सारे ऐसे खर्चे होते हैं जो खर्चे आपके हैं, राइट। उस केस में जो बिल्स हैं वो आपके नाम पे रेज होता है। फॉर एग्जांपल मेरे डैमरेज लग गया मेरा जो है कस्टम के अंदर, कस्टम हाउस के अंदर मेरी क्लियरिंग होती है, स्टैंप ड्यूटी में पे करता हूं। तो इस तरह के जो ये सारे खर्चे हैं जो उस केस में आपसे जो सीएचए आपसे रिम्बर्समेंट लेता है उसके ऊपर आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। और अगर कोई खर्चे ऐसे हैं जो सीएचए के अपने खर्चे हैं लेकिन सिर्फ ये क्या कही जी, उसने कहा कि जी मेरा कन्वेंस लग गया तो मेरा कन्वेंस की रिम्बर्समेंट दे दीजिए, मेरा बंदा वहां गया उसका कन्वेंस लग गया उसकी रिम्बर्समेंट दे दीजिए, मेरा बंदा वहां गया पार्किंग लगी वो दे दीजिए, मेरा बंदा वहां गया उसने चाय पानी का खर्चा किया वो आप दे दीजिए, वो रिम्बर्समेंट दे दीजिए, मैं देने को तैयार हूं। तो मेरी ओपिनियन के अंदर वहां पर टीडीएस कटेगा, ग्रॉस अमाउंट पे कटेगा। और दूसरी बात, जो रिम्बर्समेंट जहां पे नहीं भी कटेगा वहां पर आपको जो एक्चुअल इनवॉइसेस हैं उसको सबमिट करना जरूरी है और आपके पास 2 इनवॉइसेस अलग अलग होने चाहिए, आपकी सर्विसेज का अलग और आपकी रीइंबर्समेंट का अलग। तो इस तरह की जो रीइंबर्समेंट है जो खर्चा आपका है, आप इसको प्योर एजेंट वाले एग्जांपल से ले सकते हैं, जो लोग जीएसटी की प्रैक्टिस करते हैं जहां पे प्योर एजेंट की कंसेप्ट आता है वहां पे, तो आप उससे उसको ले सकते हैं। अगर वो है तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड कि वो सारे रीइंबर्समेंट जो हैं सपोर्टेड बाय इनवॉइसेस हो, वो इनवॉइसेस आपके नाम पे हो और उस पर कोई मार्कअप ना लिया हो, ओनली देन इट इज अ रीइंबर्समेंट। संतोष जी अगर क्लैरिफाई हो गया हो तो ठीक है, नहीं तो अदरवाइज यू कैन आस्क इट अगेन अगर कोई क्वेरी रह रही है तो। हाँ जी आपकी आवाज नहीं आ रही सर। अभी भी नहीं आ रही? थोड़ी आ रही है, गूंज रही है। गूंज रही है सर। मेरा पॉइंट है कि यदि वो हम टीडीएस नहीं काटेंगे तो सपोज इसने ट्रांसपोर्टर को पेमेंट किया 2 लाख रुपए हमारे बिहार पे, फिर क्या उस केस में हम काटेंगे टीडीएस ट्रांसपोर्टर का? अब सवाल है कि सर ट्रांसपोर्टर ने बिल्टी किसके नाम पे काटी है? हमारे नाम ही काटी नहीं। तो आपके नाम पे काटी तो फिर खर्चा आपका हो गया। प्रोवाइडेड कि सीएच, तभी तो मैंने सर प्योर एजेंट का एग्जांपल लिया सर। यहाँ पे अगर आपके प्योर एजेंट वाले खर्चे हैं तो उस केस में आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है, प्रोवाइडेड सेपरेट इनवॉइस आए और उस इनवॉइस के साथ प्रॉपर नत्थी लगे हैं आपके जो ओरिजिनल इनवॉइसेस हैं, ओनली देन इट इज ए रिइंबर्समेंट। तब आप जो है टीडीएस के दायरे से बाहर आ जाएंगे। आप समझिए, आप एक चीज समझिए सर, जब मैं बात करता हूं ट्रांसपोर्टर की, ट्रांसपोर्टर ने मेरे बिहाफ पे बिल रेज, मेरे नाम पे बिल रेज करा,
ओनली थिंग कि मैंने पेमेंट ना करके मैंने सीएचओ को बोला भैया तू पेमेंट कर दे, मैं तेरे को पेमेंट दे दूंगा। आप समझ रहे हो? ये तो रिम्बर्समेंट है, ये तो रिम्बर्समेंट है, ये तो आपके 194C के नेट से बाहर हो जाएगी, प्रोवाइडेड आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कहता हो, आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा कहता हो। लेकिन अगर आपका मान लीजिए रिटर्न में कॉन्ट्रैक्ट है और उसमें इस बारे में कोई जिक्र नहीं है, इस तरह के जो खर्चे हैं वो आप रिम्बर्स करोगे तो भी आपको पूरी अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा सर। तो ये फैक्चुअल क्वेश्चन होगा, पर अगर जो मैंने फैक्ट्स बताए हैं अगर वो फैक्ट्स रहे तो आपको टीडीएस काटने की जरूरत नहीं है। पर आपके कन्वेंस के, खाने पीने के, टेलीफोन के रिइंबर्समेंट, इन सब पे सर टीडीएस काटना पड़ेगा, बिकॉज सीएचए इन सब के भी बिल रेस करते हैं। तो जी मेरा पॉइंट है कि ट्रांसपोर्टर का टीडीएस न तो मैं काट रहा हूँ, न सीएचए काट रहा है। सर हाँ, अब आपने बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल इसमें रेस कर दिया। अब आपने कहा जी मैंने ट्रांसपोर्टर का भी नहीं काटा। तो सर यहाँ पे दो ट्रांजेक्शन हैं, एक ट्रांजेक्शन आपकी सीएचए के साथ है और दूसरी ट्रांजेक्शन आपकी ट्रांसपोर्टर के साथ है, और दोनों ट्रांजेक्शन को आपको इंडिपेंडेंटली सेक्शन 194C में टेस्ट करना जरूरी है। अगर आप उस हाँ जी बिल्कुल जरूरी है जी। आपने देखिए सवाल मेरे से सीएचए का करा था कि सीएचए की रिम्बर्समेंट क्या है, तो मैंने उसका आंसर कर दिया। अब एक सवाल अलग से उठ के आ गया कि ट्रांसपोर्टर के इनवॉइस का मैं क्या करूं। अगर वो रिम्बर्समेंट मान लिया, टीडीएस नहीं कटा, उसका मतलब वो खर्चा तो आपका डायरेक्ट खर्चा है ट्रांसपोर्टर का, तो फिर उस केस में आपको 194C सबसेक्शन 6 में जो है शेल्टर लेना पड़ेगा। आपको ट्रांसपोर्टर से वो डिक्लेरेशन लेनी पड़ेगी कि जी मेरे अपने 20 ट्रक नहीं है, ये मेरी पैन की कॉपी है। आपको अपनी 26Q में उसका नाम, पता, ठिकाना जैसे हम डालते हैं, आपको पता ही हम कैसे करते हैं, वो आपको सब करना पड़ेगा टीडीएस अगर अवॉइड करना चाहते हो। नहीं तो सर फिर सेक्शन 48(2) में आ जा, वो 48 में आ जाए। मैंने उनको पेमेंट नहीं किया, पेमेंट सीएचए ने कर दिया। सर सीएचए इज ओनली योर एजेंट, यू आर द प्रिंसिपल। आप समझ रहे हो? आप एक तरफ तो आप ये कह रहे हो जी वो मैंने, आप समझो, एक तरफ तो कह रहे हो जी मेरा ट्रांसपोर्टर के साथ कॉन्ट्रैक्ट है, प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट तो मेरा है ट्रांसपोर्टर के साथ, लेकिन जब टीडीएस की बात है तब आपने कहा नहीं जी ये तो जो है एजेंट ने कर दिया। तो भाई अगर एजेंट ने कर दिया तो फिर प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट तो एजेंट के साथ हो गया, तो आप थोड़ी ना ट्रांसपोर्टर को पेमेंट कर रहे हो, आप तो पेमेंट जो फिर सीएचए को कर रहे हो। जी मैंने आप पढ़ा, सुनिए, मेरे को एक स्टॉक ऑडिट का असाइनमेंट मिला, राइट। कंपनी ने कहा जी आप ये स्टॉक ऑडिट की असाइनमेंट कर दो। कैसे करोगे हमें नहीं पता। अब उसके दो तरीके हैं सर, या तो मैं ऑडिट कर दूं, या मैं किसी सीए को हायर कर लूं। मान लीजिए मैंने आपको हायर कर लिया। अब सर वो जब हायर किया तो प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट आपके और मेरे बीच के अंदर है, तो उस केस में कंपनी जब टीडीएस काटेगी मेरे पूरे अमाउंट का काटेगी। अब मैं कल को बिल रेज कर दूं कि सर मेरी फीस इतनी है, सेकंड सीए को दी उसका इतना है जी, ये अलग बिल है, ये अलग बिल है। सर वो कॉन्ट्रैक्ट बताएगा, लेकिन जो आपने फैक्ट्स बताए हैं उस फैक्ट में ट्रांसपोर्टर पे फिर टीडीएस काटने की लायबिलिटी आपकी हो जाएगी, आपको काटना पड़ेगा। सर 1% तो काटना होता है। वो मैंने कहीं पढ़ा था कि ट्रांसपोर्ट सीएचए हमारे बिहार पे पेमेंट कर रहा है, तो टीडीएस में ऐसा भी प्रोविजन है कि उसको मेरे 10 के ऊपर उसका टीडीएस काट के जमा करना चाहिए, ऐसा है क्या? सर मेरे को तो कभी, मैंने तो कहीं पढ़ा नहीं है, आप बता दो अगर है तो मैं भी अपने आप को अपडेट कर लूंगा। मेरे को तो याद नहीं है पूरे 194C पूरे 194C में मैंने तो कहीं नहीं पढ़ा जी। मैंने बेचैन जी ने बताया था कि ट्रांसपोर्टर को क्या करती है, तो आपकी आवाज नहीं आ रही, क्या कह रहे हो? वो कह रहा है आपके 10 पे वो जमा कराएगा, उसकी लायबिलिटी है जो पे करता है। सर अल्टीमेटली एक बात बताओ, अगर वो मेरे 10 पे जमा करा रहा है तो एक्चुअली में जमा कौन करा रहा है सर? वो तो मेरा, मैं पूछ रहा हूँ ऐसा है क्या? तो सर आप समझे नहीं, वो तो फिर ये हो गया कि टैक्स मैंने जमा ना करा के मैंने अपने सीए को बोला भाई मेरे 10 पे जमा करा दे, मेरे से पैसा ले लियो। अल्टीमेटली सर टैक्स किसने जमा कराया है? टैक्स तो मैंने ही जमा कराया ना सर। वो तो आपने उसको एक सर्विस आउटसोर्स कर दी है। अल्टीमेटली टैक्स की लायबिलिटी किसकी है? टीडीएस की। अल्टीमेटली टीडीएस की लायबिलिटी तो सर आपकी ही है। तो वेद जैन जी ने भी जो बताया वो वही बताया जो मैं बता रहा हूँ। ओनली थिंग उन्होंने कहा भैया तू खुद जमा नहीं करा रहा, तेरा एजेंट करा रहा है। सर टैन भी मेरा है, टीडीएस भी तो रिटर्न मेरी जाएगी, रिटर्न किसकी लगेगी? रिटर्न मेरी तो लगेगी। आप समझ रहे मेरी बात? आपका पॉइंट समझ गया, पर प्रॉब्लम क्या आती है कि सीएचएस को पूरा पेमेंट कर देता है, बाद में रिकवरी करना मुश्किल हो जाती है। सर देखिए ये इस बारे सर लॉ में ये कहता है जी ये तो आपके और उसके बीच की बात है, सीधी सी बात ये है, राइट। अब मान लीजिए मेरे को एक सैलरी पे सर टीडीएस काटना था, मैंने सैलरी पे टीडीएस नहीं काटा। अब आप बताइए एम्प्लॉय तो भाग गया, उस पर टीडीएस की लायबिलिटी किसकी है? मेरी है, एम्प्लॉय की है सर? मेरी रहेगी ना सर।
या फिर मैं 26 क्यों लेके आऊं सर? प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट देखना। एग्जांपल दिया था स्टॉक ऑडिट का, ये केस भी मेरे माइंड में आता है कि एक बार बैंक है ना, हमसे बैंक चार्जेस, बैंक हमें डेबिट कर देता है क्लाइंट को कि हमने आपका स्टॉक ऑडिट करवाया और अमाउंट डेबिट कर दी 50,000 रुपए उठा के। सर बैंक को टीडीएस काटना होगा सर। बैंक आप सर बिल किस पे रेस करते हो आप? वो तो उसने बिल तो हमारे नाम रेज किया सर एक मिनट, मैं दो चीजें मैं आपको उसका भी आंसर कर देता हूँ। इनफैक्ट इस बार बैंक ऑडिट में भी हमने ये मुद्दा रेज किया था। मेरे को हायर किसने किया है सर? बैंक ने किया है। बैंक ने किया। मेरा प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट किसके साथ है? मेरे हिसाब से तो बैंक के अपॉइंट करता है सर बैंक के साथ है सर। बैंक की टीडीएस की लायबिलिटी एज सिंपल है। तो इसलिए आपका बैंक की लायबिलिटी है जी 100%। अगर वो टीडीएस नहीं काट रहा है तो डेबिट। हमने तो इनफैक्ट इस बार ऐसा भी हुआ है, अब चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के तो इनवॉइसेस नहीं आते, लेकिन एडवोकेट के सबसे ज्यादा आते हैं। आपको लोन के लिए जो ओपिनियंस लेनी होती हैं, आप जो है रिकॉर्ड छंडवाते हो, राइट, कि भैया ये आप जो है ओपिनियन ला के दो कि ये लोनेबल है या नहीं है, या जो है प्रॉपर्टी के ऊपर कोई चार्ज है या नहीं है। तो वो बिल किसके पास आता है? बैंक के पास आता है। बैंक क्या करता है? उठा के डेबिट कर देता है। जो हमने ऐसे सारे केसेस निकलवाए, मैंने कहा जी जीएसटी की लायबिलिटी कहाँ है इसमें? सर उसमें रिवर्स चार्ज की लायबिलिटी निकल के आई। क्यों निकल के आई? क्योंकि काटूंगा दीपक जी। हाँ जी, क्या मैं बैंक का भी टीडीएस काटूं? सर आप मतलब बैंक मुझे डेबिट कर रहा है तो बैंक का तो टीडीएस का मतलब नहीं है ना मेरा। बैंक का कोई टीडीएस नहीं बनता सर। उसके में बैंक का टीडीएस नहीं बनता। वो बैंक चार्जेस रहेंगे सर। तो बैंक चार्जेस रहेंगे क्या? वो बैंक चार्जेस रहेंगे। हम आई थिंक हम अब अपने एग्जांपल को ना टू मच स्ट्रेच करने की कोशिश कर रहे हैं। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया वो आया सर रिलेटेड पार्टी का, कि डेफिनेशन ऑफ रिलेटेड पार्टी क्या रहेगी सर 194C में, जो ये हम वर्क कॉन्ट्रैक्ट वाला डिस्कस कर रहे थे सर उसमें। सर जो एसोसिएट की है, यहाँ पे एक मिनट बता देता हूँ, होल्ड कीजिए। सर 194C में तो ऐसा एसोसिएट डिफाइंड नहीं है। लेट मी चेक सेक्शन 2। सर अगेन इसमें एसोसिएट डिफाइंड नहीं है, तो उस केस में फिर सर आपको जो है जो प्रिंसिपल ऑफ इंटरप्रिटेशन है, कंस्ट्रक्शन है, वही आपको फॉलो करने पड़ेंगे। तो एसोसिएट हम जनरली किसको समझते हैं सर? आप बताइए। चलो कंपनी एक्ट में एसोसिएट किसको बोलते हैं सर? अगर कंपनी की बात करें तो आपकी कोई सब्सिडरी हो गई, आपकी कोई सिस्टर कंसर्न हो गई, राइट, तो आपको उस हिसाब से सर आपको उसको इंटरप्रेट करना पड़ेगा। 194C में एज सच एसोसिएट की डेफिनेशन मुझे तो नजर नहीं आती। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो अंकुश जी का आया है। अंकुश जी आप अनम्यूट करके क्वेश्चन पूछ लीजिए एक बार। रिम्बर्समेंट का ये सर 194C से रिलेटेड कुछ। आप अगर क्वेश्चन रिपीट है तो हम आगे बढ़ सकते हैं सर। नहीं, उनका कुछ स्पेशल कुछ डिफरेंट है थोड़ा सर, थोड़ा सा डिफरेंट है। अंकुश जी एक बार पूछ लीजिए, आप भी क्लैरिफाई कर लीजिए। माइक फैसिलिटी अंकुश जी आपको अनम्यूट करना पड़ेगा, मैं कर देता हूं आपका। मैंने अनम्यूट कर दिया अंकुश जी, अब आप बोल सकते हैं। हाँ जी अंकुश जी आप बोल सकते हैं, आपको मैंने अनम्यूट कर दिया। वो सर अंकुश जी कह रहे हैं कि मेरे पास माइक नहीं है। अच्छा, उनके पास सॉरी माइक नहीं है। मैं उनका सर क्वेश्चन पढ़ देता हूँ, उन्होंने जो लिख के भेजा ना, मैं पढ़ देता हूँ सर। व्हाट विल हैपन इन केस रिम्बर्समेंट ऑफ एक्सपेंस बट CHA हैज रेज्ड टैक्स इनवॉइस टू पास GST, whether TDS will be deducted in this case or not? सर फिर एक बात बता दो, जब आपके CHA ने आप पे टैक्स इनवॉइस रेज कर दिया तो सर फिर रीइंबर्समेंट कहां रह गई है? इट इज ए प्योर केस ऑफ प्रीवियस कॉन्ट्रैक्ट जो आपकी और CHA के बीच में है। देन इट इज नो मोर रीइंबर्समेंट सर। रीइंबर्समेंट होती है भैया मैंने थर्ड पार्टी को दिया और ये उसने बिल रेज किया तेरे ऊपर, और ये भाई मेरे को रीइंबर्समेंट कर दे। आपका एम्प्लॉय बाजार में जाता है, हम कहते हैं भैया तू जो भी टैक्सी का खर्चा करके आया, कुछ का खर्चा है, उसका बिल ले आइयो जरा। वो बिल आता, बिल लाके दे देता है सर। अब जब आपने ये केस बताया कि जी CHA ने आपके ऊपर रेज कर दिया, तो सर अब आपकी लायबिलिटी बन जाती है CHA का टैक्स काटने की। और यहाँ पे सर ट्रांसपोर्टर का भी नहीं लगा, या तो CHA का सर्विस चेंज हो गई है। अब आपका कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया
कि आपने सीएचए को सारा कुछ पकड़ा दिया कि भैया सब कुछ तू करके देगा, मेरे पे बिल रेज कर दे और मेरे से पैसा ले ले। अब वो बात लगे, उसने आइटमाइज बिल बना के दे दिया अपनी सर्विसेज के लिए, सर ट्रांसपोर्ट का बिल इतना है, मेरा बिल इतना है, मेरे खर्चे का बिल इतना है, फलाने का बिल इतना है। सर ये सारा का सारा जो है 194C में कवर हो जाएगा, टीडीएस काटना पड़ेगा आपको, इसमें कोई एग्जम्पशन नहीं मिलेगी आप। सर नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो मिलन जी ने पूछा था पहले, ईसॉप से रिलेटेड है, एक बार वो भी सर कवर कर लेते हैं। मिलन जी आप एक बार अनम्यूट करके अगर पूछ सके तो अपना क्वेश्चन। मेरे बेटे का नाम भी मिलिंद ही है। हाँ दीपक जी, नमस्कार जी। दीपक आवाज आ रही है? आवाज आ रही है? हाँ आ रही है जी, बीच बीच में कट रही है जी, बताइए। अच्छा हाँ दीपक जी, मैं ये पूछ रहा था कि जो ईसॉप के केस में, स्टार्टअप के केस में अगर 4 साल बाद हम करते हैं टीडीएस के लिए, तो उसमें एफएम फेयर मार्केट वैल्यू कब की लगेगी उसके अंदर? सर आपका वही रहेगा ना सर, जो सर आपका सब कुछ वही रहेगा जब आपने वो जो ईसॉप है एक्सरसाइज किया है। ओनली जो टैक्स की लायबिलिटी है वो डेफर हो गई है सर। अच्छा वो डेफर हो गई, दैट्स ऑल। हाँ जी ठीक है सर, थैंक यू थैंक यू। ठीक है दीपक जी, आगे बढ़ जाते हैं। चलिए सर आगे बढ़ते हैं जी। 38 हो गए, 194 जी। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है सर। अभी तक सर हम 194 जे से वैसे ही इसकी मार से अभी तक उबर नहीं पाए हैं, क्योंकि हमारे पास कई क्लाइंट आते हैं जो काम तो मैनेजमेंट कंसल्टेंसी कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं। अब वो प्रोफेशन है नहीं है, ये अपने आप में एक बड़ा सवाल। अब होता क्या था कि कई बार आप एक सर्विस देते हो, उस पर आपको लगता है नहीं यार ये तो 194C में कटेगा, आपने 194C में टीडीएस काट लिया। अब 194C में टीडीएस कटता है 2%, 194J में बनता है 10%। तो जब आपका केस स्क्रूटनी में आया तो ऑफिसर ने कहा कि भाई आपने तो टीडीएस कम काटा है, मैं डिस्काउंट क्यों नहीं कर दूं। वो बात लगा कि उसमें भी कई केस लॉज हैं कि अगर आपने कम रेट पे टीडीएस काटा है लेकिन टीडीएस काटा है तो डिस्काउंट नहीं हो सकती, पर लिटिगेशन का पॉइंट था। जैसे एक जमाने के अंदर मशीनरी के ऊपर रेंट का जो लिटिगेशन है वो भी एक पॉइंट था कि 194C में जाना चाहिए या 194I में आना चाहिए, तो वो भी उन्होंने 194I में अमेंडमेंट करके सेटल डाउन कर दिया। तो ऐसे ही अब उन्होंने 194J में भी सेटल डाउन करने की कोशिश करी है। तो उन्होंने कहा कि अब हम जो सर्विसेज हैं इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर देते। सर्विसेज के अंदर मैं डायरेक्टर की सिटिंग फीस नहीं ले रहा बिकॉज उसका झगड़ा नहीं है, सिटिंग फीस पे अभी भी 10% का ही टीडीएस रहेगा। झगड़ा हमेशा प्रोफेशनल सर्विसेज को लेके आया, तो उन्होंने अब उसको 2 हिस्से में डिवाइड कर दिया। ये अगर वो सर्विसेज प्रोफेशनल नेचर की है, अब प्रोफेशन कहां डिफाइंड है सर? प्रोफेशन के लिए मेरे को आना पड़ेगा सेक्शन 44AE। लेट मी रीड सर। AE नहीं था, सॉरी एडीए नहीं एडी नहीं है सर। ऑफ अकाउंट्स की मेंटेनेंस का लॉ था 44AA 44AA, यस 44AA, यस। तो 44AA में आता हूं, हाँ जी। तो अब हमें डिवाइड ये करना है कि भैया क्या प्रोफेशन है और क्या प्रोफेशन नहीं है। सर्विसेज टेक्निकल नेचर की हो सकती है, पर वो प्रोफेशनल है या नहीं है, ये अब आपको ये डिसाइड करना। अगर आपने एक बार ये डिसाइड कर लिया कि भैया ये तो प्रोफेशनल है तो 10% में जाएगा, आपने ये डिसाइड करा कि भैया ये प्रोफेशनल नहीं है तो 2% में जाएगा। अब प्रोफेशनल क्या क्या हो सकते हैं सर? अगर लीगल है हमें पता ही है, मेडिकल है हमें पता ही है, इंजीनियरिंग हो गया, आर्किटेक्चर का प्रोफेशन हो गया, अकाउंटेंसी का प्रोफेशन हो गया, टेक्निकल कंसल्टेंसी भी इसमें आ रही है, इंटीरियर डेकोरेशन भी इसमें आ रहा है। अब इसके अलावा और प्रोफेशन क्या हो सकता है? अब जैसे एक्चुरियल है सर, एक्चुरियल भी एक प्रोफेशन है। आप ये एक्ट करते हैं आईपी, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल, वो भी सर आज की डेट में एक प्रोफेशनल माना जाएगा। आप एक रजिस्टर्ड वैल्यूअर हैं कंपनी एक्ट के अंदर, सर वो भी प्रोफेशन माना जाएगा। आप कंपनी सेक्रेटरी हैं सर, वो भी प्रोफेशन माना जाएगा। अब सवाल है कि इन सब में मैंने प्रोफेशन में चीज क्या नोटिस करी? सर पहली बात, इसमें कई सारे केस लॉज हैं जिसका मैं थोड़ा समेशन करने की कोशिश कर रहा हूँ। एक, कोई भी जब मैं प्रोफेशन की बात करता हूँ उसके अंदर कोई अथॉरिटी होनी चाहिए जो आपके प्रोफेशन को रेगुलेट करती हो, यानी कि उस प्रोफेशन का रेगुलेटर होना चाहिए। आप सर डॉक्टर्स का ले लीजिए रेगुलेटर मिलेगा, कंपनी सेक्रेटरी का ले लीजिए सर रेगुलेटर मिलेगा, आप एक्चुअल के ले लीजिए आपको रेगुलेटर मिलेगा।
हाँ, ये जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है वो उसमें रेगुलेटर लिमिट है, लेकिन वो स्पेसिफाइड फिर प्रोफेशन में आता है। मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो स्पेसिफाइड नहीं है। चार्टर्ड अकाउंटेंसी स्पेसिफाइड है, डॉक्टर स्पेसिफाइड है, लीगल स्पेसिफाइड है। आई एम टॉकिंग अबाउट दो सिचुएशन वेयर इट इज नॉट स्पेसिफाइड। तो आपका कंपनी सेक्रेटरी है, वो भी स्पेसिफाइड है, बट आपका एक्चुअरी है सर, स्पेसिफाइड नहीं है आज की डेट के अंदर। पर एक्चुअरी इज अ प्रोफेशन। क्या हर आदमी एक्चुअरी बन सकता है? नहीं बन सकता सर। आपको एक्चुअरी बनने के लिए एक्चुअरी का एग्जाम देना पड़ता है, उसका एक कोर्स है, करिकुलम है, उसके बाद आपके ऊपर एक कोड ऑफ कंडक्ट लगता है। तो जब ये सारी चीजें हो, प्लस आपके ऊपर हाँ कोड ऑफ कंडक्ट भी है, प्लस आपके ऊपर एक रेगुलेटर भी बैठता है, तो जब ये सारी चीजें मिक्सअप होकर आती है तब वो प्रोफेशन का नाम लेता है। तो आपको ये कुछ एक टेस्ट है आपको देखने पड़ेंगे किसी भी सर्विस को प्रोफेशन मानने के लिए। तो अगर वो प्रोफेशन है तो प्रोफेशनल सर्विसेज है, अदरवाइज वो 2% में जाएगी, ये झगड़ा हो गया खत्म। तो आपको सिंपली ये डिसाइड करना है कि ये प्रोफेशनल है या नहीं। अब आपने मान लीजिए आप 10%, तो हम क्या चलते भी हम आजकल 10% काट लेते हैं। मैन पावर सप्लाई आई, हमने 10% काट लिया। चार्टर्ड अकाउंटेंट को हमने किसी मैन पावर सप्लाई वाले को बोला भैया मुझे तो एक इंजीनियर चाहिए, उसने कहा जी लो जी, मैंने हायर कर लिया, 10% में काट लिया, एक्चुअली में वो भी 2% है। अब कम से कम मेरा झगड़ा खत्म हो गया कि ये 2% है या 10% है। अब मुझे सिंपली 10% 2% काटना है, बिकॉज इट्स नॉट अ प्रोफेशन। यू सी, मैन पावर सप्लाई ऑफ ए प्रोफेशनल पर्सनल इज नॉट ए प्रोफेशन। वो आपको हर सर्विस को टेस्ट करना पड़ेगा इंडिपेंडेंट। प्लस रॉयल्टी को भी 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। अगर रॉयल्टी आपकी इस नेचर की है, जो सिनेमाटोग्राफिक फिल्म्स हैं उसकी सेल या डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड है, उसकी अगर आपको रॉयल्टी मिल रही है तब तो वो 2% में आएगी। बाकी हर तरह की रॉयल्टी जो है आज 10% में रहेगी। रॉयल्टी में जैसे आपने कोई बुक ऑथर करी, उसकी रॉयल्टी मिलती है, इट विल ऑलवेज बी अ 10% रेट। आगे बढ़ते हैं सर। सर इसमें एक क्वेरी आई है अभी। इफ assessee is teaching in an institute and getting his compensation as professional fees and TDS is deducted under 2% सर 2%। ठीक है। सर मुझे बताइए सर, टीचिंग के लिए कौन सा रेगुलेटर है सर? टीचिंग बनने के लिए, टीचर बनने के लिए किसी इंस्टीट्यूट में रेगुलेटर कौन है सर? सर दीपक जी एक सेकंड में, मेरी क्वेरी थी ये। हाँ जी हेलो, हाँ जी मिलन जी सुन रहा हूँ सर, सुन रहा हूँ। हाँ जी सर, ऐसा है ये जितने कोचिंग इंस्टीट्यूट है सब ये टीचर्स की 194J में ही काट रहे हैं, और मतलब हैवी अमाउंट कंपनसेशन दे आर पेइंग, बट दे आर पेइंग अंडर 194J एज प्रोफेशनल फीस। सर अब इसलिए बोल रहा हूँ ना, अब ये झगड़ा खत्म हो गया। अगर मैं अब आज की बात करूं तो अब ये 2% में आएगा, 10% में नहीं आएगा, रहेगा 194J में ही। हाँ जी, लेकिन 2% में आएगा 10। अच्छा नहीं, और सेकंड थिंग सर, फिर वी कैन नॉट फाइल रिटर्न अंडर 44 ADA ऑफ दीस पीपल। सर मैं तो सॉरी सर, मेरे हिसाब से तो बनता नहीं 44 सर, मेरे हिसाब से तो नहीं जाने चाहिए, मेरे हिसाब से तो अभी 44 AD बनता है। हाँ 44 AD में ही जाती है इनकी रिटर्न, मैं वही पूछ रहा हूँ ना। मेरे हिसाब से 44 हाँ सर, मेरे हिसाब से भी 44 AD में ही जानी चाहिए सर। बस यही क्लैरिफाई कर रहा था, क्योंकि वो 190 नहीं काट रहे हैं। हाँ, और 10% अब एक सवाल आया, टीचर इज ए क्वालिफाइड सीए। हाँ जी सर एक बात बताइए, अब आपकी क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं करती सर, हाँ, आप प्रोफेशन क्या करते हो वो डिसाइड करता है। उस प्रोफेशन के लिए क्वालिफिकेशन चाहिए, वो एक अलग बात है, पर क्वालिफिकेशन से केवल प्रोफेशन डिसाइड नहीं हो सकता सर। सर मैं सीए बन के एचआर की कंसल्टेंसी देनी शुरू करूं, मेरे पास तो बहुत सारे नाम है सर। मोहनदास पाई इज अ वेल नोन नेम। He was Infosys CFO, then he jumped to HR. तो HR अलग फील्ड है सर, CFO वाली फील्ड अलग थी। तो आपकी क्वालिफिकेशन डिसाइड नहीं करेगी कि आप प्रोफेशन में हैं या नहीं है। मैंने जैसे एग्जांपल लिया सर कि मैन पावर की सप्लाई ले रहा हूँ थर्ड पार्टी से, लेकिन मेरे को चार्टर्ड अकाउंटेंट चाहिए। सर मैं सप्लाई क्या ले रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट है। सप्लाई में मैन पावर की ले रहा हूँ, सर्विसेज में मैन पावर की ले रहा हूँ। ऐसे यहाँ पे सर्विसेज आप क्या दे रहे हैं? यहाँ पे आप सर्विसेज टीचिंग की दे रहे हैं। टीचर सर which is not covered professional. थैंक यू मिलन जी। एक ये यूजर के नाम से क्वेरी आई है, आप प्लीज एक बार अपने आप को अनम्यूट करके क्वेरी पूछ लीजिए। ये सीए एज ए टीचर वाली क्वेरी भी नहीं की थी, और एक और नई क्वेरी इन्होंने पोस्ट की है। अगर आप डायरेक्ट पूछ लें अगर अपनी क्वेरी।
क्वेरी विद द नेम यूजर, नो माइक। अच्छा, इनके पास माइक नहीं है सर। मैं एक बार इनकी अच्छा, query- मैं पढ़ देता हूँ, ये हाँ जी, हाँ मैं जी, पढ़ देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी। Whether payment to individual professional accountant not CA but cleared IPCC। अब सर बात, अब क्या होता है, अब हमने वर्ड लगा दिया प्रोफेशनल अकाउंटेंट। सर एक बात बताइए, इंडिया में जब मैं अकाउंटेंसी की बात करता हूँ, अकाउंटेंसी में सर कितने, मुझे बताइए सर, अकाउंटेंसी में इंडिया में कितने प्रोफेशन है? एक या दो या तीन? मुझे आपके ओपिनियन में अकाउंटेंसी में कितने प्रोफेशन है? अकाउंटेंसी में तो सर मेरे हिसाब से एक ही प्रोफेशन है सर, मतलब। सर एक ही है सर। आप इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट निकाल लीजिए, इवन सीए में भी जो है वो अकाउंटिंग प्रोफेशन में नहीं आता। वो कॉस्ट अकाउंटेंट हो सकता है, लेकिन जो अकाउंटिंग जिसकी मैं बात कर रहा हूं वो अकाउंटेंट नहीं होगा सर। वो तो प्रोफेशनल क्या वर्ड हर जगह लग जाता है। कई बार क्लाइंट आपको बोलता है सर आपका जो कंडक्ट है प्रोफेशनल नहीं है। कई बार हम अपने इंप्लॉइज को भी बोल देते हैं यार तू प्रोफेशनल नहीं है तेरा कंडक्ट। तो प्रोफेशनल का मतलब क्या है बेसिकली? एक बड़ी अच्छी कहावत है कि किसी भी प्रोफेशन को बिजनेस बनने में ज्यादा देर नहीं लगती, लेकिन किसी भी बिजनेस को प्रोफेशन बनने में जिंदगी लग सकती है। तो आप समझिए सर, उसी से इंपॉर्टेंस समझिए सर, प्रोफेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। और प्लस मैंने आपको बताया कि प्रोफेशन होने के लिए कई सारे क्राइटेरिया हैं। आपका कोड ऑफ कंडक्ट होना चाहिए, आपके ऊपर कोई रेगुलेटर होना चाहिए, राइट। आपको एक एग्जाम पास करना इंपॉर्टेंट है उसके लिए। फिर आपको जो है एक करिकुलम होना चाहिए उसका। ये सारे कंपोनेंट्स होने जरूरी हैं सर। तो जो अकाउंटेंट है, जो आपकी बुक राइटिंग करते हैं, वो जो मर्जी लिखें अपने आप को सर, इनफैक्ट मैं कहता हूँ आईपीसीसी पास भी है, हमारे अकाउंटिंग टेक्नीशियंस भी होते हैं सर। स्टिल सर दे आर नॉट प्रोफेशनल्स। I mean the sense they are not doing any प्रोफेशनल सर्विसेज जरूर दे सकते हैं, 194 जे में आ जाएंगी, लेकिन प्रोफेशन में नहीं है सर। ठीक है सर। सर अकाउंटेंट, सर एक मिनट, इन्होंने कहा कि अकाउंटेंट इज स्पेसिफिकली डिफाइंड इन प्रोफेशन 44 ए बी। तो सर मैं सेक्शन 288 में सर आपका ध्यान लेकर जाना चाहूंगा, जहां पे लिखा हुआ है प्रोफेशन की डेफिनेशन क्या है सर। प्लीज वो भी पढ़ लीजिएगा एक बार। अकाउंटेंट की डेफिनेशन है सर। सर पूरे इनकम टैक्स एक्ट के अंदर अकाउंटेंट यूज होता है सर वर्ड, और पूरे इनकम टैक्स एक्ट में अकाउंटेंट चार्टर्ड अकाउंटेंट को ही बोलते हैं सर। और चार्टर्ड अकाउंटेंट इन प्रैक्टिस, विदाउट सीपी भी चार्टर्ड अकाउंटेंट प्रोफेशन में नहीं है सर। ये बात भी ध्यान रखिएगा। तो सीपी होना जरूरी है सर, लाइसेंस होना चाहिए उस प्रोफेशन को रन करने के लिए, आपके पास लाइसेंस भी होना चाहिए उसका। चलिए सर आगे बढ़ते हैं। चलिए सर, एक क्वेरी सर पहले आई थी, थोड़ी सी पहले, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, हालांकि आपने क्लैरिफाई कर दिया, बट वो रिपीट कर देता हूँ कि कोई सीए अगर सर मैन पावर आउटसोर्सिंग कर रहा है, मीन्स अकाउंटेंट भेज रहा है किसी क्लाइंट पे मंथली बेसिस पे, तो उसके केस में 2% टीडीएस कटेगा सर। अब सर मैं सजेस्ट करूंगा 10% में कटवा लेना। ओके ओके। क्योंकि आप ये चेक कर लेना कि इंस्टीट्यूट का कोड ऑफ कंडक्ट तो वायलेट नहीं कर रहे आप। ओके, आप समझ रहे हैं मेरी बात सर? तो आई विल, ये कई बार क्या होता है कि हम एक चीज देख लेते हैं दूसरी चीज भूल जाते हैं। बट अगर आप मेरे से टेक्निकली पूछें, तो अगर वो मैन पावर सप्लाई सर्विसेज कर रहा है, वो चाहे वो चार्टर्ड अकाउंटेंट है सर, 2% में आना चाहिए। और 2% भी मेरे हिसाब से 194 जे में भी नहीं आएगा, 2% भी मेरे हिसाब से 194 सी में आएगा सर। क्योंकि मैन पावर सप्लाई 194 जे में कवर्ड नहीं है, मैन पावर सप्लाई 194 सी में कवर्ड है। राइट राइट, आगे बढ़ जाते हैं। आप दे क्या रहे हैं सर? आप टेक्निकल सर्विसेज नहीं दे रहे, आप केवल मैन पावर सप्लाई कर रहे हैं। बंदा चाहिए, ले भैया बंदा ले, तो मर्जी जो मर्जी कर इसका। आप समझ रहे हैं? तो वो प्रीवियस आपका अगेन कॉन्ट्रैक्ट की नेचर बताएगी क्या कर रहे हो। अगर वो प्योर मैन पावर सप्लाई की है, व्हेन आई से मैन पावर सप्लाई, इसका मतलब ये है बंदा मैंने दे दिया, मुझे नहीं पता आप कैसे हैंडल करोगे कैसे नहीं करोगे, आपके अंडर काम करेगा जी, आपको रिपोर्ट करेगा, सब कुछ करेगा। और अगर मैं उसको सर्विस, आप कह रहे हो जी नहीं अकाउंटिंग करानी है मेरे को, अकाउंटिंग के लिए आप जो है चार्टर्ड अकाउंटेंट भेज देना, तो सर मैं अब आपको अकाउंटिंग की सर्विसेज दे रहा हूँ। फिर वो अकाउंटिंग सर्विस बीइंग चार्टर्ड अकाउंटेंट, बीइंग प्रोफेशनल, फिर वो प्रोफेशनल सर्विसेज में आ जाए। आगे बढ़ जाते चलिए सर 194 की कोई खास नहीं है सर, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया कि डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन जैसे वो टैक्स हट गया, तो ये बेसिकली उसका सब्स्टिट्यूट है। तो अगर आप कोई भी म्यूचुअल फंड आपको कोई भी इनकम देता है, चाहे वो डिविडेंड देता हो, अगर डिविडेंड री इन्वेस्ट भी हो रहा है तो वो भी उस पर आप टीडीएस काटेगा। ओनली उन्होंने जो एक्सेप्शन दी है वो ये कि अगर कोई आप रिडेम्पशन करते हो जहां पे वो कैपिटल गेन की नेचर का है, वहां पे आप टीडीएस नहीं काटेंगे। बस आगे बढ़ते हैं सर। ये खास, हाँ ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है हम सबके लिए। सॉरी, एक सेक्शन 194N पहले भी आया था, अब सेक्शन 194N को पूरा का पूरा रिप्लेस कर दिया।
उन्होंने कहा कि भाई अगर आपका अकाउंट है किसी बैंक के अंदर और उस बैंक अकाउंट में से आप 1 करोड़ से ज्यादा का कैश निकलवाते हैं पूरे साल के, तो आपको 2% के हिसाब से टीडीएस देना पड़ेगा। अब सवाल आता है कि भाई टीडीएस तो जो है इनकम पे होता है, तो इसमें इनकम कहाँ है? और सर क्या है कि यहाँ पे जब टैक्स की बात करता हूँ, यहाँ सिर्फ टैक्स कलेक्शन हो रही है। आपको याद होगा एक जमाने में सीटीटी भी आया था, राइट, कैश ट्रांजेक्शन टैक्स। तो ये वो सीटीटी की ही नजर में है। पर्पस क्या, अल्टीमेटली पर्पस यही है कि आप जो है ट्रांजेक्शन जो है रिपोर्ट करें डिपार्टमेंट को, भैया कैश कहाँ ज्यादा यूज हो रहा है। तो आपका चाहे वो कैश, चाहे वो करंट अकाउंट हो, चाहे आपका सेविंग अकाउंट हो, आपका एक ही बैंक में अगर मोर देन 1 अकाउंट भी है, तो सबका बेसिकली वो सवाल है कि मोर देन 1 अकाउंट को कैसे आप वो ट्रैक करोगे। तो हर बैंक के पास आपका कस्टमर आईडी होता है, तो वो कस्टमर आईडी से आपको ट्रैक करेंगे। तो उस कस्टमर आईडी के ऊपर साल में 1 करोड़ से ज्यादा कैश निकला। अब कैश निकलेगा मतलब ये है कि आपके अकाउंट से निकलना चाहिए। अब वो सर आप खुद भी निकलवा सकते हो, किसी थर्ड पार्टी को भी दे सकते हो, तो निकला तो सर आपके अकाउंट से ही है, क्योंकि यहाँ पे वर्ड पेमेंट है। तो आपको ये 2% के हिसाब से टीडीएस जमा कराना पड़ेगा। अब इसमें भी एक नया चैलेंज डाल दिया उन्होंने। आगे बढ़ते हैं सर मोहित जी। चैलेंज ये डाला, अब ये कैसे कंट्रोल करेंगे इस पर मैं कमेंट नहीं कर पाऊंगा सर अभी, क्योंकि इसके कोई रूल्स नहीं आए हैं। उन्होंने कहा कि जो अकाउंट होल्डर है, अगर उसने लगातार 3 साल तक रिटर्न जमा नहीं कराई, तो भैया ये जो थ्रेशोल्ड है ये 1 करोड़ से उठा के हम 25 लाख कर देंगे, पहला। दूसरा, 25 लाख से 1 करोड़ तक तो 2% रहेगा ही रहेगा, पर 1 करोड़ के बाद ये रेट भी 5% कर देंगे अगर आपने 3 साल तक जमा नहीं कराई। अब सवाल है कि बैंक वाले को कैसे पता लगेगा कि 3 साल तक नहीं कराई। तो मेरा मानना ये है कि इस पर अभी रूल्स आएंगे कि बैंक वाले को कैसे पता लगेगा कि 3 साल तक आपने रिटर्न जमा कराई है नहीं कराई। आई बिलीव इसमें कुछ ना कुछ सिस्टम लेकर आएंगे। क्या लाएंगे आई कैन नॉट कमेंट, बट लॉ इज दिस। मोहित आगे। ई कॉमर्स ऑपरेटर, अब ई कॉमर्स की ट्रांजैक्शन पर मेरे एक नहीं अब 2 तरह के टीडीएस हैं। अब टीडीएस कह लो, उसको टीसीएस कह लो, आप कुछ भी कह लीजिए। वो क्या है, एक टीसीएस आपका जीएसटी में है और एक टीडीएस अब आपका इनकम टैक्स में भी आ गया। दोनों ही केस में जो मैं बात कर रहा हूं मार्केट प्लेस मॉडल की। मार्केट प्लेस मॉडल क्या होता है सर ई कॉमर्स में, कि एक ई कॉमर्स ऑपरेटर है और आप, उसका काम है, वो उसने मंडी लगाई हो, ऑनलाइन मंडी लगाई हुई है कि भैया ये पोर्टल है, इस पोर्टल पे आके माल बेच लो आप। अब वो माल भी हो सकता है, वो आपकी सर्विसेज भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल अर्बन क्लैब की बात करते हैं, अर्बन क्लैब में आपको सर्विसेज मिलती हैं, राइट। आपको और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं जहां पे आपको सर्विसेज मिलती है। आजकल तो कोविड-19 के आने के बाद तो नए जो है, अब आप देखिएगा प्लेटफॉर्म्स आएंगे। इनफैक्ट लॉयर्स की सर्विसेज भी अवेलेबल है, अकाउंटिंग की सर्विसेज भी अवेलेबल है। देयर आर सो मेनी पोर्टल्स नाउ जहां पे आप सर्विसेज भी बेच सकते हो, और एट द सेम टाइम आप माल तो बेचते ही बेचते हैं। जैसे हमारा फ्लिपकार्ट है, अमेजॉन है, राइट, तो इन सब पे आप माल भी बेच सकते हैं। तो उन्होंने बोला कि भाई ई कॉमर्स ऑपरेटर को बोला कि आपके यहां से अगर कोई सर्विसेज बिकती है या माल बिकता है, तो आप क्या करोगे, आप ऑब्वियसली जब आप माल बेचोगे तो उस माल के बदले में आप पैसा कलेक्ट करोगे कस्टमर से, राइट। तो जब आप पैसा कस्टमर से कलेक्ट करके ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट, यानी कि जो आपके यहाँ माल बेच रहा है, उसके खाते में डालेंगे, उसको क्रेडिट करेंगे। वो जनरली सिस्टम रहता है कि ई कॉमर्स ऑपरेटर जो है एक तरफ अपना बिल डेबिट कर देता है, दूसरी तरफ जो उसकी कलेक्शन है उसको क्रेडिट कर देता है। तो बाद में जो नेट जो है वो सेटलमेंट हो जाती है। बट यहाँ पे मैं ई कॉमर्स ऑपरेटर का जो बिल डेबिट होगा उसकी बात नहीं कर रहा, मैं केवल उसकी जो कलेक्शन है उसकी बात कर रहा हूं। तो उसने वो कलेक्शन है उसके अकाउंट में क्रेडिट कर दी। तो क्रेडिट और पेमेंट विच एवर अर्लियर, जो हम सबको मालूम है, उस वक्त वो 1% का टीडीएस और काट लेगा। यानी कि अगर बाजार से 100 रुपए की कलेक्शन हुई तो वो क्या करेगा, आपको 99 रुपए देगा। अब 1% तो सर टीडीएस इनकम टैक्स का कटेगा, और 1% जो टीडीएस है आपका टीसीएस वर्ड है जीएसटी में, आपका जीएसटी में भी कटेगा। तो यानी कि आपके हाथ में 98 आएंगे, और 98 भी नहीं आएंगे अभी तो ई कॉमर्स ऑपरेटर अपने जो चार्जेस है उसका भी जो बिल रेस करेगा, वो काट पीट के आपको देगा। वो बात अलग है
जो ई कॉमर्स ऑपरेटर का बिल आता है उसके ऊपर आपको टीडीएस काटना होता है बीइंग अ पार्टिसिपेंट, अगर आप टीडीएस के प्रोविजन में फॉल करते हैं तो आपका ऐसे कटेगा। अब इसमें जो ट्विस्ट है वो ये है कि अगर मैंने सर्विसेज, मुझे अगली शीट पे आइएगा, हाँ इसमें बताना भूल गया, इसमें थ्रेशोल्ड भी है। तो आपकी जो थ्रेशोल्ड है वो 5 लाख रुपए की है, वो भी केवल तब अगर आप एचयूएफ या इंडिविजुअल है, यानी कि अगर कोई इंडिविजुअल या एचयूएफ कोई सर्विसेज या कोई गुड्स की सप्लाई थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर कर रहा है तो 5 लाख रुपए तक की जो ट्रांजेक्शन है उस पर कोई टीडीएस नहीं कटेगा, प्रोवाइडेड जैसे 194C6 के अंदर है मुझे पैन की कॉपी या आधार की कॉपी देनी पड़ेगी। अगर आधार की कॉपी नहीं देता तो ये थ्रेशोल्ड भी चली जाएगी मेरे हाथ से, और प्लस 206AA के अंदर 20% का जो कटेगा वो अलग है, यानी कि सर मुंडाए और ओले पड़े, राइट। लेकिन इसमें एक बढ़िया बात और भी है कि मान लीजिए आपने पैन कार्ड की कॉपी दे दी अपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के को, और मैं लेट्स से एग्जांपल लेता हूं किसी प्रोफेशनल का, कोई प्रोफेशनल सर्विसेज दे रहा है, जब मैं प्रोफेशनल सर्विसेज की बात करता हूं मैं प्रोफेशन की बात कर रहा हूं, 10% वाली बात कर रहा हूं। तो मैंने सर्विसेज दी, लेट्स से मेरी साल की सर्विसेज 4 लाख रुपए की है। अब थ्रू दैट ऑपरेटर मैंने एक ऐसे बंदे को सप्लाई करी या ऐसे कंपनी को सप्लाई करी जहां पे सेक्शन 194J में टीडीएस कटना बनता है। तो लॉ ये कहता है कि जो ट्रांजैक्शन 194O से कवर हो गई इंक्लूडिंग थ्रेशोल्ड यानी कि 5 लाख तक भी, उस केस में किसी और सेक्शन में कोई टीडीएस नहीं कटेगा, यानी कि फिर वो 194J के दायरे से बाहर हो जाएगा, राइट। तो सारी की सारी ट्रांजैक्शन, सारी की सारी सर्विसेज जो आपने ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बेची हैं वो सारी की सारी जो हैं आपकी इसी रेट ऑफ टीडीएस पर 1% में ही कवर हो जाएंगी रादर देन 10% के, या 2% है तो भी। तो बाकी जो सेक्शंस हैं वो आपके नहीं लगेंगे, यहां लगेंगे। अब सवाल ये आएगा कि भाई अगर मान लीजिए सामने वाले ऑपरेटर ने भी काट लिया तो वो उसके सिस्टम बनेंगे, कैसे बनेंगे ये तो कंपनीज को डिसाइड करना पड़ेगा, या कोई नया रूल आए या इस पे क्लैरिफिकेशन डिपार्टमेंट दे, देन वी कैन सी। अदरवाइज आज की डेट में ये एक बेनिफिशियल प्रोविजन भी है इसके अंदर, इवन दो एक एडिशनल बर्डन है ई कॉमर्स ऑपरेटर्स के ऊपर, क्योंकि ऑलरेडी ई कॉमर्स ऑपरेटर्स लॉस में चल रहे हैं और कोविड-19 आने के बाद तो सिचुएशन बहुत ही बुरी है सभी ऑपरेटर्स की जो है। आपने भी देखा होगा, स्विगी निकाल लीजिए आप, जोमेटो निकाल लीजिए आप, राइट, ये भी सर्विसेज ऐप हैं। आप देखेंगे तो जहां जहां आपको डिस्काउंट्स मिलेंगे, मार्च तक जो है सारे डिस्काउंट सब गायब हो चुके थे, अब हर जगह डिस्काउंट आ रहे हैं। तो ये है, आगे बढ़ेंगे। हाँ आ रहा हूँ सर, उस भी आ रहा हूँ, ये जो अभी क्वेश्चन आया है अभी आ रहा हूँ उस पर। अब इसमें सिचुएशन क्या है सर, बड़ा अजीब सा लॉ बनाया है इन्होंने। जीएसटी में तो क्लियरिटी है, जीएसटी में तो ये है कि अगर कोई टैक्सेबल सप्लाई ई कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू हो रही है और ई कॉमर्स ऑपरेटर उस सप्लाई के अगेंस्ट पैसा कलेक्ट कर रहा है, फिर तो उस कलेक्शन के ऊपर उसको टैक्स काटना है, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज टीसीएस। पर यहां पे उन्होंने कहा एक बार आपने सप्लाई की सर्विसेज यहां से दे दी, चाहे पैसा ई कॉमर्स ऑपरेटर उगाए चाहे पैसा डायरेक्ट सर्विस ऑपरेटर, इसलिए मैंने यहाँ पे कैब ड्राइवर का एग्जांपल दिया। आप उबर करते हैं, उबर में आपके पास दोनों ऑप्शन होती है, आप कैश से भी पेमेंट कर सकते हैं, आप इलेक्ट्रॉनिकली भी पेमेंट कर सकते हैं, और जनरली ड्राइवर जो इंटरेस्टेड रहते हैं कि आप कैश में पेमेंट कर दो। क्यों? क्योंकि वो जब पैसा आता है उनके पास लंबा पैसा आता है, कट कटा के आता है। तो अब सिचुएशन ये हो गई है कि मान लीजिए मैंने एक टैक्सी करी और उसके मैंने 2000 रुपए का बिल आया, मेरा 2000 रुपए का बिल आना सर को बहुत बड़ी बात नहीं है, उबर के 2000 रुपए का बिल आया, मैंने हाथ किया तो वहीं के वहीं ड्राइवर को पैसा पे कर दिया। अब उस 2000 के अंदर मेरा जीएसटी का अमाउंट भी है, 5% जीएसटी लगता है ना सर, उसका वो अमाउंट भी है। तो वो काट के जो बैलेंस अमाउंट है, इवन दो ऑपरेटर ने डायरेक्टली, जो उबर जो ड्राइवर है उसने डायरेक्टली पैसा कलेक्ट कर लिया, स्टिल क्योंकि ये ट्रांजेक्शन जो है उबर के नेटवर्क के थ्रू हुई है, तो उबर की अब जिम्मेवारी बनती है कि उस पे 1% का टीडीएस काटे। तो आई बिलीव, आई टोटली एग्री विद यू सर कि ये कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट हो जाएगा, बट ई कॉमर्स इंडस्ट्री अपने आप में बहुत कॉम्प्लेक्स इन्वायरमेंट है सर, लेट मी टेल यू। तो उसमें
वो कहते हैं ना कि भैया ओखली में सर दे दिया, सॉरी ओखली में सर दे तो मूसल से क्या डरना। तो जब इतने पढ़ रहे हैं तो एक और पढ़ जाएगा। तो लॉ तो सर यही है आज की डेट में। अब ऐसा हो भी सकता है कि उनके पास जो है कलेक्शन खड़ी हो जाए, तो है सर। नहीं सर, मैंने बताया ना शुरू में आपको एग्जांपल दिया कि मैंने 2000 रुपए दिए तो उसमें जीएसटी अमाउंट है 5% की, वो छोड़ के जो बैलेंस अमाउंट है वो देखना। अब इंटरेस्टिंग सिचुएशन ये है कि ई कॉमर्स पार्टिसिपेंट तो रेजिडेंट हो सकता है, लेकिन ई कॉमर्स ऑपरेटर रेजिडेंट है या नॉन रेजिडेंट है इसके बारे में कोई जिक्र नहीं है। तो व्हाट इफ अगर मेरा जो ई कॉमर्स ऑपरेटर है वो नॉन रेजिडेंट है, तो सर इसके ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। पर लीगली तो कंप्लायंस बनती है सर उसकी। अब वो कैसे होएगी, कैसे कलेक्शन होएगी, आई डोंट नो। आगे बढ़ते हैं जी, चलिए सर। आई थिंक हम लास्ट लेग में आ गए हैं अपने इस प्रेजेंटेशन की। तो सर टीडीएस के जो चेंजेस हैं वो तो मैंने आप सबके साथ साथ डिस्कस कर ही लिए। एक सेकंड होल्ड करना मोहित जी। एक सवाल आया मेरे पास कि सेक्शन 194 एन के जो प्रोविजन है वो क्या 1 अक्टूबर से होंगे। सर मेरे सामने जो लॉ है उसके हिसाब से ये 1 जुलाई 2020 से इंप्लीमेंट हो चुके हैं सर, 194 एन इज कंसर्न। और 194 ओ मैं आपको बता देता हूं, ये 1 अक्टूबर से है सर। 194 एन जो है वो 1 जुलाई से है और 194 ओ जो है वो 1 अक्टूबर। तो वापस आते हैं 206 सी पे। तो दो तरह के टीसीएस नए इंट्रोड्यूस करे हैं, इनफैक्ट 3 है, तीसरे पे बाद में आता हूं। पहला, आप एलआरएम जो स्कीम होती है, लर्म स्कीम जिसको हम बोलते हैं, ये बेसिकली लिबराइज स्कीम है। जनरली तो जो आप पेमेंट भेजते हैं इंडिया से बाहर उसके लिए आपको अप्रूवल चाहिए होती है दुनिया भर की आरबीआई से, जो अनलेस एंड अनटिल वो जनरल परमिशन में कवर्ड हो। तो एक जनरल परमिशन जो है आरबीआई ने दी, उन्होंने कहा कि भाई अगर 1 साल का $2.5 लाख, $2.5 लाख सर बहुत अच्छी अमाउंट होती है। आप $2.5 लाख जो है तकरीबन आई थिंक डेढ़ और 3 तकरीबन 2 लाख 2 करोड़ के आसपास जाके जो है, एग्जैक्ट अमाउंट तो 2 करोड़ नहीं आएगा, उसके आसपास अमाउंट बनती है। तो आप $2.5 लाख 1 साल के अंदर आप इंडिया से बाहर रेमिट कर सकते हो, चाहे वो करंट अकाउंट में हो चाहे वो कैपिटल अकाउंट में, राइट। आप इंडिया से बाहर, आपका बच्चा पढ़ता है उसके लिए आपको पैसा भेजना है, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, कोई गिफ्ट भिजवाना है, डोनेशन, मेंटेनेंस, आप किसी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो एज ए शेयर होल्डर, आप सब जो है एलआरएम के अंडर कर सकते हैं। लेकिन अब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप साल में 7 लाख से ज्यादा आपने कोई पेमेंट करी थ्रू ऑथराइज्ड डीलर, तो आपको 5% का टीसीएस और जमा कराना पड़ेगा अपने ऑथराइज्ड डीलर। जैसे हम कार लेते हैं आज की डेट में, की कार है तो 1% आपको ओवर एंड अबव आपकी कार की कॉस्ट जो आपको देनी पड़ती है, बाद में वो आपके अकाउंट में क्रेडिट आता है, अब आप उसको जो है क्लेम कर सकते हैं। सेम वे यहाँ पे आपको 5% एडिशनल जमा कराना पड़ेगा। सिर्फ आपने मान लीजिए बैंक से लोन लिया, इसलिए लिया अपने बच्चे की पढ़ाई के लिए या अपनी पढ़ाई के लिए, और उस पैसे को इंडिया से बाहर रेमिट कर रहे हैं, उस केस में केवल 1% रहेगा। अदरवाइज आपका जो रेट है वो 5% है। आगे बढ़ते हैं जी। अगली बार जब आप बैंक में जाएंगे, अप्रोच करेंगे कि मुझे पैसा रेमिट करना है, 5 लाख से ऊपर होते ही बैंक जो है आपको जो बिल रेज करेगा उसके अंदर सर इन्होंने लिखा वुड बी एप्लीकेबल इवन इफ यू आर ट्रांसफरिंग फ्रॉम योर इंडियन अकाउंट टू योर यूएस अकाउंट। सर मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एलआरएम में कवर्ड है, बट मुझे इस पर चेक करना पड़ेगा एग्जैक्टली। अदरवाइज मैं आपको गलत आंसर नहीं, आई मीन आंसर सही नहीं दे पाऊंगा मैं। तो मैं इसको चेक करके आपको गेट बैक करूंगा कि ये एलआरएम में कवर्ड है। प्राइमा फेसी मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये एलआरएम में कवर्ड नहीं है। रिलेटिव के केस में कैसे होगा सर? सॉरी, रिलेटिव को ट्रांसफर किया, बेटे को किया, फादर को किया, बहन को किया, हाँ तो वो एलआरएम में कवर्ड होता है सर। ठीक है।
वो तो मैंने आपको पिछले स्लाइड में लिखा भी है। आप सर गूगल पे LRM करेंगे तो आपको पूरी स्कीम मिल जाएगी LRM की। आजकल तो हर चीज के लिए गूगल बाबा है ना सर, थोड़ा ध्यान से पढ़ना पड़ता है कि ऑथेंटिक है या नहीं है, बट आपको एक बेसिक आइडिया तो मिल ही जाता है। चलिए सर, अब इंडियंस का जो है बाहर घूमने फिरने का बड़ा शौक है उनको, राइट, और ये बात तो प्रूव हो ही गई है खास करके, और एक्चुअली हो भी क्यों ना, इंडिया से बाहर घूमना जो है, कोविड-19 को तो छोड़ दें, एक्सेप्शन है, इंडिया से जो बाहर घूमना है वो इंडिया में घूमने से ज्यादा सस्ता है। आप 40,000 रुपए में दुबई घूम के आ सकते हो, केरला जाने में 80,000 रुपए लग सकते हैं आपके। आपकी गोवा की टिकट 15,000 रुपए की है और 12-13,000 रुपए के अंदर आप जो है दुबई जा सकते हो। तो इसलिए लोगों का बाहर जाने का चलन काफी बढ़ गया, राइट। अब तो दुबई हो गया, थाईलैंड हो गया, या जो आसपास की कंट्रीज हैं वो तो अब एक्सटेंडेड इंडिया आप मान सकते हो इनको। आप श्रीलंका ले लीजिए, नेपाल तो पहले था ही था। तो अब उन्होंने कहा कि भाई अगर आप कोई ओवरसीज टूर लेते हो, पैकेज लेते हो, अब ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज लिखा हुआ है इसके अंदर, मैं आपको वर्ड एग्जैक्ट पढ़ के बताता हूँ लीगल लैंग्वेज में क्या लिखा है। 206C1G गला भी बैठ गया। Being a seller of an overseas tour program package, और ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज की सर डेफिनेशन क्या है, वो है ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज मींस एनी टूर पैकेज व्हिच ऑफर्स visit to a country or countries or territories outside India and includes expenses for travel or hotel stay or boarding or lodging or any other expenditure of similar nature on in relation thereto। तो ऐसा नहीं है कि केवल और केवल आपका पर्सनल टूर है, घूमने फिरने का है, लेजर टूर है तो ही कवर होगा। अगर आपने बिजनेस टूर भी बुक कराया है, अब हो सकता है आपकी इंडिया से बाहर कोई कॉन्फ्रेंस है, आपने उसके लिए टूर बुक कराया, तो भी सर आपको 5% एक्स्ट्रा देना पड़ेगा। और लेट मी टेल यू सर, इसमें कोई थ्रेशोल्ड भी नहीं है, इसमें कोई थ्रेशोल्ड भी नहीं है। जब आप टूर बुक कराओगे, बी रेडी टू पे 5% एक्स्ट्रा। सर ये जो सर आगे बढ़ते हैं, मेक बाय ट्रिप वगैरह ये भी काटेंगी? सर बिल्कुल कलेक्ट करेंगी सर, बिल्कुल कलेक्ट करेंगी, करना पड़ेगा इनको भी। ये मैंने बता दिया जी। सर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सेलर ऑफ पैकेज टूर? सर सेलर की जनरल डेफिनेशन दे रखी है, वो मैं बता देता हूं। सेलर मींस अ पर्सन whose total sale, gross receipt or turnover from the business carried on by him exceed नहीं ये तो 1G के लिए, इसके लिए नहीं है, सॉरी। तो सेलर की देखिए मैं पढ़ देता हूं, इसी से आपको अंदाजा लगाना पड़ेगा। एवरी पर्सन बीइंग अ सेलर ऑफ एन ओवरसीज टूर प्रोग्राम पैकेज who receives any amount from a buyer being the person who purchased such package। यानी कि बेसिकली जो आपका लास्ट माइल है, यानी कि जो एक्चुअल ट्रेवलर है उसके साथ जो इंटरेक्ट कर रहा है। अब सर होता क्या है, टूर इंडस्ट्री में इंटरमीडिएटरीज बहुत होते हैं। इनफैक्ट टूर ऑपरेटर ही अपने आप में जो है एक बहुत बड़ी टर्मिनोलॉजी है, उसमें बहुत सारे इश्यूज हैं, राइट। एक टूर ऑपरेटर दूसरे टूर ऑपरेटर को भी बेचता है, दूसरा टूर ऑपरेटर तीसरे टूर ऑपरेटर को भी बेचता है। तो पूरे लेग में जो अल्टीमेट बंदा जो टूर बेच रहा है और जो पैसा कलेक्ट कर रहा है वो ही टीसीएस होगा। अब इसमें एक सवाल ये आ सकता है, मान लो एक ट्रेवल एजेंट है, अब ट्रेवल एजेंट जो है थॉमस कुक के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर रहा है, तो जब सर वो थॉमस कुक के बिहाफ पे पेमेंट कलेक्ट कर रहा है तो सर उसको उस टूर के अंदर ये जो 5% का टीसीएस है वो ऐड करके बताना पड़ेगा, क्योंकि वो जो इनवॉइस है टूर का वो थॉमस कुक के नाम से ही आता है सर। टूर ऑपरेटर जो एजेंट है वो अपने नाम पे नहीं देगा, अल्टीमेटली एजेंट को कमीशन आएगा टूर ऑपरेटर से या थॉमस कुक से। थॉमस कुक तो खैर अभी थोड़ा डोलड्रम में है, तो आई एम जस्ट गिविंग। तो इससे आपको जो है अंदाजा लगाना पड़ेगा कि सेलर कौन है, क्योंकि एक्चुअली में बहुत सारे इंटरमीडिएटरीज होंगे। सर उन्होंने लिखा कि केवल क्या पैकेज भूटान और नेपाल का है, सर यहाँ पे कोई नहीं है। देखिए पैकेज की टूर की बड़ी क्लियर लिख रखी है, कंट्री या कंट्रीज आउटसाइड इंडिया, बस
तो सर आप चाहे भूटान जाएं, चाहे आप नेपाल जाएं, चाहे आप बांग्लादेश जाएं, चाहे आप जो है श्रीलंका जाएं, चाहे आप जो है थाईलैंड जाएं, यूएसए जाएं, यूरोप जाएं, कहीं जाएं सर आप टूर ऑपरेटर जब आप खरीदेंगे तो टूर ऑपरेटर आपसे जो है 5% लेगा। ऐसा नहीं कि टूर ऑपरेटर को भी देगा, ऐसा नहीं है। पूरी लेग में सिर्फ एक बार ही टीसीएस कलेक्ट होगा। और टीसीएस अल्टीमेटली किससे कलेक्ट होगा सर? जो बंदा जो है आपका टूर खरीद रहा है, जो फाइनल लेग है आपकी, जिसको हम लास्ट माइल भी बोलते हैं कई बार, तो जो लास्ट माइल है वहां पे आपका टीसीएस कलेक्ट होगा, इंटरमीडिएटर्स का टीसीएस कलेक्ट नहीं होगा। आई थिंक इसके ऊपर शायद क्लैरिफिकेशन आई थी, आई एम नॉट एबल टू फाइंड आउट। वो शायद जीएसटी के रजीम में आई थी, यहाँ नहीं आई थी। आगे बढ़ते हैं मोहित जी। सर इसका मतलब ये है कि बंदा अगर डायरेक्ट एयरलाइन से टिकट खरीदता है तो तब कोई इशू नहीं है, मतलब तब टीसीएस का कॉन्सेप्ट नहीं है। सर पहली बात तो क्या एयरलाइन आपको टूर पैकेज बेचती है, सवाल ये है। टूर पैकेज नहीं सर, मैं वैसे पूछ रहा हूँ कि सिर्फ मान लीजिए आप, मैं एक प्रैक्टिकल एग्जांपल लेता हूँ। मान लीजिए आपको यूएस जाना है और आपका भाई या रिलेटिव कोई वहां रहता है, आपको सिर्फ जाना आना है, वहां पे थोड़ा बहुत घूमना है, जिसका अरेंजमेंट आप खुद कर लेते हैं। तो मान लीजिए आप सिर्फ एयर टिकट मेक माई ट्रिप से करवाएंगे तो भी वो टीसीएस काटेगा सर आपका, बाकी कुछ नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, अच्छा। नहीं सर। आप सर टूर की डेफिनेशन तो पढ़िए, इसमें क्या लिखा हुआ है। उसमें लिखा है मींस एनी टूर पैकेज विच ऑफर्स, पहली बात ऑफर है, क्या है ऑफर है? विजिट टू ए कंट्री तो एंड सर ये सर सुन लीजिए, विजिट टू एनी कंट्री और कंट्रीज, ठीक है जी। और टेरिटरीज भी उसने वर्ड यूज कर दिया, कंट्री और कंट्रीज भी यूज कर दिया, टेरिटरी और टेरिटरीज भी यूज कर दिया। एंड इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि केवल विजिट इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें एक चीज का इंक्लूड होना और भी जरूरी है, एंड इंक्लूड्स एक्सपेंस फॉर ट्रेवल और होटल स्टे, यानी कि होटल स्टे का होना जरूरी है, और बोर्डिंग और लॉजिंग, राइट, ठीक है जी। तो इस ढंग से है सर आपका। तो सर प्लीज टूर पैकेज है ना सर। तो टूर की जब मैं बात करता हूँ सर, उसमें पैकेज होना भी जरूरी है। केवल टिकट खरीद लेना पैकेज नहीं है, केवल होटल खरीद लेना पैकेज नहीं है सर। आपने मेक माई ट्रिप से केवल टिकट खरीदी सर, पैकेज नहीं है सर। ठीक सर। आपने केवल होटल का स्टे खरीद लिया, पैकेज नहीं है। लेकिन होटल के साथ आपने टिकट खरीद ली, पैकेज हो जाएगा सर। होटल के साथ आपने विजिट घूमना फिरना खरीद लिया, पैकेज है सर। सर पैकेज को आप पैकेज को जनरल डेफिनेशन भी तो दो ना सर। ट्रेड में पैकेज किसको बोलते हैं सर? कभी आपने सुना है टिकट पैकेज है सर? जो इस ट्रेड में जो वर्ड है ना, टूर पैकेज जो है, तो वो पैकेज को पैकेज की तरह देखिए। पैकेज का मतलब बुके ऑफ सर्विसेज भी होता है जी। तो मतलब अगर सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में पूछे समझें तो सर, सिंगल सर्विस अगर वो ले रहा है, सिंगल सर्विस चाहे वो टिकट बुक कर रहा हो या फिर खाली होटल बुक कर रहा हो, तो उसको मेरे ओपिनियन में पैकेज नहीं आएगा जी। ठीक सर, ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं सर। आइए सर, अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग सेक्शन और ऐड कर दिया सर। एक क्वेश्चन, सॉरी ये इंटरप्ट कर रहा हूँ, एक क्वेश्चन आया सर, जैसे टीडीएस में सर थ्रेशोल्ड होती है टीडीएस काटने की, क्या टीसीएस में भी सर ऐसी कुछ होती है? सर टीसीएस में मैंने आपको थ्रेशोल्ड बताई तो थी अभी पहले, मैंने आपको 7 लाख रुपए की थ्रेशोल्ड बताई थी। फिर मैंने यहाँ पे मैंने बोला यहाँ पे कोई थ्रेशोल्ड नहीं है। नहीं मतलब टीसीएस किसको काटना है? जैसे इंडिविजुअल के केस में हमने टीडीएस में देखा कि 1 करोड़ से ऊपर की टर्नओवर है तो टीडीएस काटना है सर। वो आपको हाँ, ऐसा नहीं है कि है, बिल्कुल है। जैसे ये 206 मंच एच की बात करते हैं सर, यहाँ पे 10 करोड़ रुपए की अगर आपकी टर्नओवर है तो आपका थ्रेशोल्ड है सर। तो आपको हर सेक्शन का अलग अलग देखना पड़ेगा। कुछ सेक्शन में थ्रेशोल्ड है, कुछ सेक्शन में थ्रेशोल्ड नहीं है, सब सेक्शन में। क्वेश्चन सर टूर ऑपरेटर वाले के लिए आया था, टूर ऑपरेटर वाले, टूर ऑपरेटर का मतलब, हाँ टूर ऑपरेटर में बता देता हूँ, वो ठीक है। मेरे को कोई थ्रेशोल्ड नजर नहीं आ रही जी इसमें। सर इसकी डेट ऑफ इफेक्टिवनेस क्या है? ये बता देता हूँ आपको, 1G 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 1H और EFG आया 1/10/2020। ठीक सर, 1/10/2020 है। आगे भी देख लेता हूँ, शायद आगे कहीं
सेलर की डेफिनेशन दे रखी हो, ऐसा भी हो सकता है सर, मैं आगे ना देख पाया हूँ। सेलर विद रिस्पेक्ट टू सबसेक्शन 1 सबसेक्शन 1F मींस पॉइंट सो, देखिए ना सर, जैसे मैं एक्सप्लेनेशन पढ़ता हूँ सेक्शन 206C, राइट? All these rates would be reduced by 25%. Yes sir, it will be reduced by 25%. ये ऑलरेडी है सर, 31/3/2021 तक के सारे रेट 25% कम हो जाएंगे। जैसे सर फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, एक्सप्लेनेशन में लिखा है फॉर द पर्पज ऑफ दिस सेक्शन, फिर एक्सप्लेनेशन सी सेलर। अब सेलर में भी लिखा सेलर विद रिस्पेक्ट टू सबसेक्शन 1 एंड सबसेक्शन 1F, यानी कि सेलर को डिफाइन तो किया लेकिन इन रेफरेंस टू सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 1F किया, और जो ऑपरेटर वाला सबसेक्शन है वो 1G है, 1F नहीं है, यानी कि ये सेलर की जो डेफिनेशन है वो 1G पे नहीं लगेगी। अब जो यहाँ पे डेफिनेशन दी हुई है उसमें ये दी हुई है कि अगर आपकी टर्नओवर 1 करोड़ से ज्यादा है तो लगेगा, नहीं तो नहीं लगेगा। इसलिए मैंने बताया था मोहित जी कि आपको वो जो थ्रेशोल्ड है इन रिस्पेक्ट टू ईच सबसेक्शन देखनी पड़ेगी। राइट सर, सबसेक्शन 1 के लिए अलग है, 1F के लिए अलग है, 1G के लिए अलग है, 1H के लिए अलग है। अब ये 1H आया, 1H में क्या, एक बार अगली स्लाइड पे आएंगे, वापिस में बाद में आते हैं। हाँ जी हाँ जी। Seller means a person whose total sale from the business carried on by him exceed 10 crore rupees during the financial year immediately preceding the financial year in which the sale of goods is carried out। यानी कि अब अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं या एक ऐसे पर्सन हैं जिसकी पिछले साल में टर्नओवर 10 करोड़ थी, राइट? और 10 करोड़ किस चीज की थी सर? फ्रॉम द सेल ऑफ गुड्स, राइट? नो सर, फ्रॉम द बिजनेस कैरिड ऑन बाय। कौन सा बिजनेस? जिसमें सेल ऑफ गुड्स है। ऐसा हो सकता है सेल ऑफ गुड्स तो आपका 4 करोड़ रुपए का हो लेकिन आपका 6 करोड़ रुपए का जो है आपका सर्विसेज का बिजनेस भी हो, लेकिन एक ही बिजनेस है, तो उस केस में वो 10 करोड़ की लिमिट को हिट कर जाएंगे आप। मोहित जी पीछे आते हैं एक सेकंड के लिए। ठीक सर। वो कहता है ऐसी सूरत के अंदर अगर आप कुछ माल बेचते हैं जो 50 लाख रुपए से ज्यादा है एक आदमी को, जो 50 लाख रुपए से ज्यादा है एक आदमी को, तो सर आपको 0.1% का टीसीएस एक्स्ट्रा कलेक्ट करना पड़ेगा। अब सर ये जो माल है कैश में भी बिका हो सकता है, चेक से भी बिका हो सकता है, एनईएफटी भी हो सकती है, यूपीआई भी हो सकता है, इमटेरियल है। आपको याद हो पहले भी एक और इन्होंने टीसीएस लेके आने की कोशिश करी थी, लेकिन तब ये कैश पे लेके आने की कोशिश करी थी, वो कभी इंप्लीमेंट नहीं हुआ, इन्होंने फाइनली उसको रिप्लेस कर दिया इससे। तो आप ऐसे आदमी हैं जिसका पिछले साल में धंधा 10 लाख से ज्यादा का था और इस साल आप किसी आदमी को 50 लाख से ज्यादा का माल बेच रहे हैं, तो आपको माल बेचते वक्त 1% पे एक्स्ट्रा टीसीएस भी कलेक्ट करना पड़ेगा, और आपको सामने वाले को पैन तो देना ही देना है। ये बेसिकली सेक्शन 206AA का रेप्लिका है। तो अगर आपका 0.1% होगा नॉर्मल रेट, अदरवाइज आपको जो है ये 1% के हिसाब से टीसीएस कलेक्ट करना पड़ेगा। अच्छा, अब ये जो है माल, जब आप माल एक्सपोर्ट करते हैं, आई थिंक उसके केस में ये एप्लीकेबल नहीं होता। एक बार आगे आना सर, शायद मैं स्लाइड में लिखा था, आगे जाइएगा जब, नहीं है पीछे है, ठीक है। 194 IG एच में था, कितने सेक्शंस हो गए हैं? हाँ, वो बेसिकली यही है। अगर आप ये माल एक्सपोर्ट कर रहे हैं उस केस के अंदर आपको जो है ये प्रोविजन नहीं लगेगा, यानी कि बेसिकली आप जो डोमेस्टिक वाला है, अगर आप जब डोमेस्टिकली जब आप माल बेचते हैं, एक्सपोर्ट इसमें कवर्ड नहीं होगा उसके, बट कानून जो है रेजिडेंट नॉन रेजिडेंट दोनों पे लगता है सर। अब सवाल ही आता है कि अगर बाहर का बंदा है और वो इंडिया वाले को माल बेच रहा है तो क्या होगा? तो सर उसके लिए भी एग्जम्पशन है। फॉर द पर्पस ऑफ दिस सेक्शन, अ पर्सन इंपोर्टिंग गुड्स इन इंडिया or any other person as a central government may, by notification in the official gazette, specify for this purpose, subject to such condition as may be prescribed therein, shall not पर वो बाहर की डेफिनेशन में नहीं आया।
तो अगर आप मान लीजिए इंडिया से बाहर से आप माल मंगवाते हैं तो भी ये नहीं लगेगा। और इन द सिमिलरली मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, रुकिए सर। राइट, तो सर एक्सपोर्ट भी कवर्ड नहीं हुआ और इंपोर्ट भी कवर नहीं हुआ, तो दोनों ही जो है आपके आउट हो जाएंगे। तो नेट शेल में ये हो गया कि आपका जो डोमेस्टिक वाला है, आपका अगर सप्लाई करते हो साल में एक बंदे को 50 लाख से ज्यादा, और आपकी अपनी टर्नओवर पिछले साल में 10 करोड़ से ज्यादा है, तो आपको ये दीपक जी एक सेकंड इंटरप्ट कर रहा हूँ। जी सर, आपने यहाँ स्लाइड में एप्लीकेबल व्हेन द सेलर इज रेजिडेंट एंड बायर इज नॉन रेजिडेंट। सॉरी सर, ये आपने स्लाइड में लिखा हुआ है एप्लीकेबल व्हेन द सेलर इज रेजिडेंट एंड बायर इज नॉन रेजिडेंट। बिल्कुल ठीक सर। सर क्या ऐसा नहीं हो सकता कोई नॉन रेजिडेंट मेरे को बोले भाई ये मेरा माल है, एक काम कर 1 करोड़ रुपए का माल लेके ना मेरे यहाँ पे बंदे को डाल दे, सर क्या वो एक्सपोर्ट मानी जाएगी? नहीं, वो एक्सपोर्ट वो तो नहीं हुई, लेकिन अगर मान लो बायर नॉन रेजिडेंट है तो एक्सपोर्ट में तो एप्लीकेबल हो गया ना ये। नहीं सर, कहाँ लिखा है सर, कहाँ लिखा है एक्सपोर्ट के लिए? बायर इज नॉन रेजिडेंट। सर बायर के नॉन रेजिडेंट होने से एक्सपोर्ट कैसे हुआ ये बताओ? एक्सपोर्ट होने के लिए माल का इंडिया से बाहर जाना जरूरी है। वो तो ठीक है सर, लेकिन इसमें ये जीएसटी थोड़ी है सर, इसमें तो सिंपल है ना। बायर अगर बाहर का है, मान लो कोई बायर है और उसने एक्सपोर्ट भी करा लिया माल, तो भी इसमें कहाँ लिखा मैं बताता हूँ ना सर, लिखा हुआ है ना, every person being a seller who receives any amount as consideration for sale of any goods of the value or aggregate of blah 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 other than the goods being exported out of India। तो माल का सर इंडिया से बाहर जाना जरूरी है, तभी एक्सपोर्ट कहलाएगा सर। और सर मेरी जो मेरी नॉलेज है लिमिटेड, उसके हिसाब से अगर इंडिया से बाहर माल नहीं जा रहा, हाँ तो फिर एक्सपोर्ट होता ही नहीं है सर, ना कस्टम में होता है ना फेमा में होता है सर वो ठीक है सर। यहाँ पे भी नहीं है, यहाँ पे भी नहीं है। ठीक है सर, सर जीएसटी में तो एक्सपोर्ट की डेफिनेशन भी चेंज हो रही है, लेट्स नॉट गो इनटू जीएसटी जो है। चलिए सर, सो विद दिस माय प्रेजेंटेशन इज ओवर। मोहित जी कोई और क्वेश्चन रह गया तो बता दीजिए। सर अभी तो कोई क्वेश्चन पेंडिंग नहीं है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा अगर किसी भी मेंबर की कोई क्वेरी है तो वो प्लीज या तो चैट बॉक्स में डाल दीजिए, अनम्यूट होके क्वेरी पूछ लीजिए, अदरवाइज हम कंक्लूड करेंगे बिकॉज वी आर रियली लेट। अभी आधा घंटा एक्सीड हो गया है। हाँ, मेरे पास घर से भी 3 फोन आ चुके हैं, मैं तीनों बार फोन काट चुका हूँ। एक क्वेरी आई है सर, एक क्वेरी आई है, देख लीजिए एक बार। मेरी क्वेरी टीसीएस की, ये तो आवाज जानी पहचानी लग रही है। संतोष जी की होगी सर। नहीं, संतोष जी की तो नहीं है, किसी और की आवाज है। ये अशोक विहार की आवाज है ये तो। सही कह रहा हूँ क्या मैं? संतोष सरावी बोल रहा हूँ। संतोष जी बोल रहे हैं। ये हमारे अशोक मैं पढ़ रहा हूँ सर। इन 206C the word used are when seller receives। मैं पढ़ लेता हूँ सर, मैं एक्ट पढ़ूंगा तभी मैं इंटरप्रेट कर पाऊंगा। ये जी में एच में, अच्छा 1H में है जी। Every person being a seller who receives an amount of consideration for sale of any goods or the value or aggregate values सर मेरी ओपिनियन में जो है सेल इस डेट के बाद जो होगी उसका जो पैसा आएगा मेरे हिसाब से उसके ऊपर लगना चाहिए। यानी कि 194 सॉरी ये 1H जैसे एप्लीकेबल होगा। एप्लीकेबिलिटी डेट क्या है? 1H 1/10/2020 बिल्कुल लिखा हुआ है एट द टाइम ऑफ रिसीट, मना नहीं कर रहा, पर सर आपको जो है फ्रॉम ये भी आपको पढ़ना पड़ेगा फॉर सेल ऑफ एनी गुड्स। और ये प्रोविजन कब आया है सर? ये प्रोविजन आए 1/10 के बाद है। तो मेरी उस पहले वो ट्रांजेक्शन होगी, उस ट्रांजेक्शन के बदले में जो मेरा पैसा है उसके ऊपर तो लगेगा ये। तो मेरी इंटरप्रिटेशन तो ये है सर कि 1/10 के बाद जब मैं माल बेचूंगा और उस माल के बदले में जो मेरे को पैसा आएगा
उसके ऊपर लगेगा सर, उससे पहले नहीं सर।